के लिए लेके आया हूँ सीए फाउंडेशन के रिवीजन लेक्चर्स फॉर एवरी एक्ट ऑफ योर सिलेबस। हम सबसे पहले कंपनी से एक्ट से स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आपने पहले से ही सिलेबस कवर करके रखा है। उसके बाद भी हम इतना शांति से पढ़ेंगे इसे कि हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले पाए और रिवीजन यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच कर पाए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कंपनी से एक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनी की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। कंपनी की डेफिनेशन क्या है? एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, उसे हम कंपनी बोलेंगे। ये डेफिनेशन आपके सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर दी हुई है कंपनी एक्ट में। लेकिन इससे आप ज्यादा इमेज क्रिएट नहीं कर सकते। इससे सिर्फ इतना पता चलेगा कि इस एक्ट के अंदर या तो फिर 1956 वाला जो एक्ट था उसके अंदर कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, इसका मतलब वो कंपनी है। लेकिन आप पहचानेंगे कैसे? तो वो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर से पहचानते हैं। तो वो कैसे पहचानेंगे? हमको उसके मेन फीचर्स पढ़ने होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है? ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है जो दूसरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप फर्म होगी, उसके अंदर क्या होता है कि जो मेंबर्स है जिन्होंने उसे बनाया और जो फर्म है वो दोनों एक ही होते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर ये दोनों अलग अलग है, इनको अलग अलग ट्रीट किया जाता है। यानी कंपनी की एक खुद एक लीगल एग्जिस्टेंस है। वो खुद के दम पर कोई भी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, सिग्नेचर कर सकती है, यानी उसकी कॉमन सील, उससे सिग्नेचर हो सकते हैं उसके। फिर आप उसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना और डिस्पोज करना, मतलब तीनों ही चीजें हो सकती है। फिर वो किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। वो अपने मेंबर से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इस तरह से वो उसकी एक लीगल एग्जिस्टेंस बना लेती है जो कि उसके मेंबर्स से, जिन्होंने उसे कंपोज किया है, उससे अलग है। सेकंड, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में क्या है कि आपकी जो कंपनी है वो लंबे अरसे तक चलते ही रहेगी। कोई भी जो मेंबर्स हैं जिन्होंने उसे बनाया, उनकी डेथ हो जाए या इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, उसके बाद भी कंपनी चलती रहेगी। इसे बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। तो बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि जो चलाने वाला अगर उसकी डेथ हो जाती है तो हो सकता है कि फर्म डिसॉल्व हो जाए, बंद हो जाए। पार्टनरशिप में तो रूल ही है कि अगर आपका पार्टनर कोई भी किसी की भी डेथ हो जाती है तो आपको पार्टनरशिप डिसॉल्व करना पड़ सकता है। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता कि परपेचुअल सक्सेशन रहे, यानी वो कंपनी चलती रहेगी। लेकिन कंपनी के अंदर क्या होता है कि कोई मेंबर आए जाए, रिटायर हो, चाहे डेथ हो, चाहे इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो, वो कंपनी चलती ही रहेगी, यानी परपेचुअल सक्सेशन रहेगा। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था कंपनी को पहचानने के लिए। तीसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पहले बोला जाता था, अब तो अलग अलग तरह की कंपनी बनने लग गई है, क्योंकि जो बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही है आने वाले टाइम के हिसाब से, उसके हिसाब से अब तीन तरीके की कंपनी हो गई है। सबसे पहले लिमिटेड बाय शेयर्स। तो लिमिटेड लाइबिलिटी उस कंपनी में है जहां पर जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है ना, वो सिर्फ उतनी है जितने शेयर्स वो होल्ड करते हैं। यानी 10 रुपए का अगर उनका शेयर उन्होंने होल्ड करके रखा है तो कंपनी उनको 10 रुपए तक के लिए लायबल क्रिएट कर सकती है। और ये कंपनी के लाइफ टाइम में भी हो सकता है और वाइंडिंग अप पे भी बुला सकते हैं। फिर अगर हम देखें लिमिटेड बाय गारंटी, तो ये सिर्फ बाउंड अप के टाइम पे होता है। मतलब आपने जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी उतनी रहेगी जितनी मेमोरेंडम में गारंटी के तौर पे लिखी हुई है कि हम इतनी गारंटी देते हैं। और ये सिर्फ बाइंडिंग अप के टाइम पे, यानी कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाएगी तभी आप ये पैसा मंगा सकते हैं। फिर तीसरी है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी के अंदर तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही रहेगी। इसे हम और डिटेल में आगे चल के देखेंगे जब हम कैटेगराइजेशन करेंगे कि कितनी तरह की कंपनी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी पे देखेंगे। अब चौथा फीचर, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, यानी ये कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन नहीं है। यानी इसका जो एग्जिस्टेंस हुआ है वो किसी बर्थ के कारण नहीं हुआ है। कंपनी पैदा नहीं होती ना, उसका इनकॉर्पोरेशन होता है, जो कि आप रजिस्टर करवाते हैं उसको कंपनी सेट में तब होता है। तो अब ये जैसे ही एग्जिस्टेंस में आएगी, जिस दिन इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा उस दिन ये आ जाएगी आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में। उसके बाद से ये खुद से ही एंटर कर सकती है कॉन्टेक्स्ट में। क्रिएटेड बाय लॉ, ये पर्सन वो है, ये आर्टिफिशियल पर्सन वो है जो लॉ के द्वारा बनाया गया है। तो ये खुद से कॉन्टेक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। बस ये वो काम नहीं कर सकती जो नेचुरल पर्सन करते हैं। यानी कंपनी अगर डिफॉल्टेड है या उसके अंदर कुछ
गड़बड़ हुई है, फ्रॉड हुआ है, तो उसके लिए उसे जेल नहीं भेजा जा सकता, पेनलाइज किया जा सकता है, पेनल्टीज हो सकती है। वो ओथ नहीं ले सकता है, वो शादी नहीं कर सकता है, और प्रोफेशन रन नहीं कर सकती एक कंपनी। कंपनी के अंदर रहने वाले लोग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, लेकिन कंपनी एक प्रोफेशन रन नहीं कर सकती खुद। फिर अब कंपनी खुद से तो साइन नहीं कर सकती, खुद से एक्ट नहीं कर सकती, तो इसके लिए उसके एजेंट्स होते हैं। कंपनी एक प्रिंसिपल है और उसके एजेंट्स यानी कौन, डायरेक्टर्स, जो उस कंपनी को बनाते हैं या उसके लिए काम करते हैं, उसके थ्रू वो एक्ट करेगी, यानी कॉन्टेक्ट्स में एंटर करेगी तो उसके थ्रू करेगी, अपनी कॉमन सील के थ्रू और डायरेक्टर्स के सिग्नेचर्स के थ्रू वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकती है। अब देखते हैं कॉमन सील। अब ऐसा होता है कि आप जब कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते होंगे, आप कोई एग्रीमेंट साइन करते होंगे, तो आपके सिग्नेचर करते होंगे। तो अब ऐसा कैसे मानेंगे हम कि कोई कंपनी ने एंटर किया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वहां पर उसकी कॉमन सील लगती है। आपने काफी सारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स देखे होंगे जहां पर आपने देखा होगा कि वहां पे सील लगती है, वोटिंग पे भी आपकी सील लगती है, ताकि ये ऑथेंटिकेट किया जा सके कि हाँ ये लीगली है, मतलब ये लीगल फॉर्मेट में हुआ है। तो कॉमन सील वो रिप्रेजेंट करती है, यानी अगर कॉमन सील है किसी भी डॉक्यूमेंट पे कंपनी का, इसका मतलब कि कंपनी का मत है वो करने में। साथ ही साथ अगर कॉमन सील ना हो तो किसी भी दो डायरेक्टर्स के सिग्नेचर के थ्रू आप उसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी के सर्विलियंस में और गाइडेंस में या कंसल्टेंसी में। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स थे जिससे आप समझ सकते थे कि कंपनी क्या है, इससे आप कंपनी पहचान सकते थे। कॉर्पोरेट विल को मैं अभी के लिए थोड़ा पोस्टपोन कर रहा हूँ कि उसे हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम पूरी कंपनी को समझ लेते हैं, उसके बाद आप इसे और बेटर समझ सकते हैं। अब क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट, कितनी तरह की कंपनीज होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होगा कि इसके जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी उतनी ही होगी जितने उनके द्वारा शेयर्स हेल्ड किए गए होंगे। यानी सोहन नाम के एक आदमी ने 100 शेयर खरीदे हैं जो 10 रुपए के, यानी 1000 रुपए। अब कोल्ड अप 800 रुपए ऑलरेडी कोल्ड अप करके रखे थे और वो पैसे कंपनी के पास आ चुके थे, तो कंपनी 200 रुपए और मंगा सकती है। तो मेंबर की लाइबिलिटी कितनी होगी, ओनली लिमिटेड अप टू दी शेयर्स हेल्ड बाय हिम, मतलब जितने शेयर्स उसके पास है उतनी ही लाइबिलिटी रहेगी, और वो कंपनी कभी भी मंगा सकती है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी भी मंगा सकती है या वाइंडिंग अप पे भी मंगा सकती है, लेकिन मंगा उतना ही सकती है। और इसके लिए मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी दाव पे बिल्कुल नहीं आएगी, मतलब वो पर्सनल से कुछ नहीं देगा, जितनी लाइबिलिटी उसकी लिखी हुई है उतना ही होगा। फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आती है। इसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट क्या होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड होता है कि गारंटी का क्राइटेरिया कैसा है, उस तरह से गारंटी साइन हो जाती है। तो अब आप ये गारंटी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी नहीं मंगा सकते, मतलब जब तक कंपनी चल रही है, एग्जिस्टेंस में है, तब तो आप नहीं मंगाएंगे। आप कब मंगाएंगे, जब कंपनी बंद होने वाली है, तब आप बोलेंगे कि हाँ भैया ये है हमारे असेट्स और ये है हमारी डेट और लाइबिलिटीज। अब असेट्स आपके पास कम पड़ जाए, आपकी वो डेट और लाइबिलिटीज उस पर्टिकुलर डेट पे देने के लिए, तब आप उन मेंबर्स को बोलते हैं कि आपने जितने पैसे की गारंटी दी थी उतना कंट्रीब्यूशन आप असेट्स में देंगे आज। इसको बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी, यानी मेंबर्स ने गारंटी दी और उतना पैसा उन्हें देना पड़ेगा वाइंडिंग अप पे। कितना, उतना ही जितना वो कंट्रीब्यूट करके लाइबिलिटीज और डेट्स को चुका सके। अब अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं कि इसके मेंबर्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है लाइबिलिटी की, कि 1 लाख होगा, 2 लाख होगा या 10 लाख होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही रहेगी। दूसरा पॉइंट है कि ये लाइबिलिटी कब तक हो सकती है, अगर वो मेंबर वहां से निकल जाए, मतलब द लाइबिलिटी सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। जिस दिन वो मेंबर नहीं रहा उस दिन उसकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। अब कंपनी के चलते, मतलब जब तक कंपनी चल रही है तब तक आपकी कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी एज अ मेंबर, आपको कुछ पैसा नहीं देना है। और ये उस तरह की कंपनियां जिनको वर्किंग फंड ज्यादा नहीं चाहिए होते या उनके पास अवेलेबल होते हैं, तो इस तरह से वो मेंबर्स को इनरोल कर सकती है अपने पास में। तो इस केस में क्या है कि इनको वाइंडिंग अप पे पैसा मंगाना पड़ता है, उसके पहले नहीं मंगा सकते हैं। अब वाइंडिंग अप पे भी वो सिर्फ कंट्रीब्यूशन देंगे कंपनी को जितना उनसे मंगाया जाएगा, लेकिन वहां पर अपन ने क्या देखा था कि असेट में से इतना शॉर्ट हुआ इतना देना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे जितनी भी डेट और लाइबिलिटीज हैं वो सारी की सारी उस मेंबर को देनी पड़ेगी,
क्योंकि गारंटी वाले में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक अमाउंट लिखा होता है कि इतनी गारंटी है, यहाँ पर उतना नहीं है। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ भी चले गई डेट और लायबिलिटीज कंपनी की, तो मेंबर्स के बीच में वो बटेगा। बस आपका फायदा इतना है कि आप सारे ही मेंबर्स को कंपेल कर सकते हैं कि आप सब आइए और पैसे दीजिए यहाँ पे। इसे बोलते हैं हम अनलिमिटेड कंपनी। 3 तरीके की कंपनी देखी हमने लायबिलिटी के बेसिस पे, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। अब हम देखेंगे 1% कंपनी, यानी मेंबर्स के बेसिस पे बाइफरकेशन करने के बाद हम पहली कैटेगरी 1% कंपनी की देखेंगे। 1% कंपनी क्या होती है? जहां पे एक सोल मेंबर होता है, वही कंपनी को चलाता है और वही अकेला लौता मेंबर होता है। अब इसके अंदर क्या है कि आप नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब जब आपकी डेथ हो जाए या आप इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, तब आप एक इंसान को अपॉइंट करते हैं एज अ नॉमिनी कि आपके डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के केस में वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा, सोल मेंबर जो कंपनी को चलाएगा और उसकी एक्टिविटीज को लीड करेगा आगे से। अब ये जो नॉमिनी है या ये जो मेंबर है, इसका बनने का क्राइटेरिया क्या होता है? पहले वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरा वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, तीसरा वो मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर एक और पॉइंट डाला गया है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए वेदर रेसिडेंट और अदरवाइज, यानी रेसिडेंट है तो ठीक है, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो भी ठीक है। रेसिडेंट कंपनी से के हिसाब से रेसिडेंट इन इंडिया वो है जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 120 दिन या उससे ज्यादा रहा है इंडिया के अंदर, स्टे किया है उसने। लेकिन यहाँ पे उसका मैटर नहीं करता है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए और मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। वो कंपनी का नॉमिनी भी अपॉइंट किया जा सकता है और वो मेंबर भी बन सकता है, यानी वो खुद भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नॉमिनी का नाम लिखना पड़ेगा, उसके रिटन कंसेंट के साथ में, कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इस कंपनी का नॉमिनी बनने के लिए तैयार हूँ, और यही आपको रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना है। अब उस नॉमिनी के पास ये राइट होता है कि वो कभी भी अपना ये जो रिटन कंसेंट है उसको विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉ करते ही जो 1% कंपनी का मेंबर था, वो नया नॉमिनी अपॉइंट कर देगा 15 दिन के अंदर। अब जो मेंबर है वो भी खुद की स्वयं इच्छा से, बिना किसी कारण के, कभी भी जो नॉमिनी है उसे चेंज कर सकता है अपनी इच्छा के हिसाब से, और इसे अल्टरेशन टू मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा। यानी आप मेमोरेंडम में अल्टरेशन कर रहे हैं ऐसा नहीं रहेगा। आपको सिर्फ रजिस्ट्रार को सेम बताना होगा नोटिस में, और कंपनी को भी नोटिस देना पड़ेगा। एज अ मेंबर आप कंपनी और रजिस्ट्रार को नोटिस देंगे कि मैंने नया नॉमिनी अपॉइंट कर दिया है और इस कारण से इसे हटा दिया है। अब जो 1% कंपनी है ना, वो कभी भी सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर कन्वर्ट नहीं करी जा सकती, ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि ये कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैरी आउट नहीं कर सकती है। 1% कंपनी कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैरी नहीं कर सकती है, चाहे वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना ही क्यों ना हो, यानी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ये था अपना 1% कंपनी। अब हम देखेंगे प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होगी जिसका एक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल बताया गया होगा कि इतना इसका पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी एक्ट के हिसाब से या रूल्स के हिसाब से। उसके आर्टिकल्स ने रेस्ट्रिक्ट करके रखा होगा कि इसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, इसकी जो राइट्स है, राइट्स ऑन शेयर्स, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। ये प्रोहिबिट करता है आपको प्रोस्पेक्टस इशू करके, यानी आप पब्लिक ऑफर नहीं मंगा सकते, जो आईपीओ निकलते हैं आप आईपीओ नहीं इशू कर सकते हो। और दूसरा है कि इसकी मेंबर्स पे लिमिट रहती है। 1% कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही है, लेकिन उसके अंदर 1% रहेगा, लेकिन बाकी जो भी प्राइवेट कंपनी से उसके अंदर 200 या 200 से कम लोग होने चाहिए। उसे मतलब मैक्सिमम लिमिट 200 लोगों की है, 2 या 2 से ज्यादा, 200 से कम, उतने या 200, इतने मेंबर्स होने चाहिए आपकी प्राइवेट कंपनी के अंदर। अब जो जॉइंटली मेंबर होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ मिलके जॉइंटली शेयर्स लेते हैं, तो इस केस में हम इन जॉइंट मेंबर्स जो रहते हैं इन्हें एक ही मेंबर ट्रीट करेंगे। साथ ही साथ में कोई आपके एम्प्लॉइज होंगे, आपने उनको ईसॉप दिए होंगे, या कोई मेंबर्स थे और अब नहीं है, मतलब यानी जो एम्प्लॉइज थे और अब नहीं है, तो अब भी उनको आप उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब एम्प्लॉइज को अगर आपने ईसॉप दिए तो आपके जो पहले एम्प्लॉइज थे उनको ईसॉप दिए हैं और अब नहीं है, उनको भी आप एक्सक्लूड कर देंगे इसके अंदर से। बस ये था आपका प्राइवेट कंपनी। अब देखते हैं स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी का ही हिस्सा है,
मतलब स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी अलग बात नहीं है, लेकिन स्मॉल कंपनी की कुछ लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड है ऑलरेडी। स्मॉल कंपनी के अंदर क्या होता है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना आपका, वो मिनिमम यहाँ पे बताया हुआ है। पहले 50 लाख होता था, अब 4 करोड़ हो गया है, यानी अमेंडमेंट। तो आप जब भी फिगर लिखेंगे, वहां पे 4 करोड़ की लिमिट बतानी है कि पेड अप शेयर कैपिटल अगर 4 करोड़ से नीचे, मतलब ऊपर नहीं जाना चाहिए, 4 करोड़ ही उसकी लिमिट है, जिसे कम से कम 10 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है आगे चल के। जैसे 50 लाख से 4 करोड़ कर दिया, तो ये 4 करोड़ से भी और बढ़ाया जा सकता है। तो पेड अप की शेयर कैपिटल 4 करोड़ होना चाहिए, और उसका जो टर्नओवर है, P&L अकाउंट जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का है, उसके हिसाब से 40 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। 40 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। पहले ये भी 2 करोड़ हुआ तक करता था सिर्फ, लेकिन अब इसको 40 करोड़ कर दिया गया है। ये 40 करोड़ की लिमिट भी 100 करोड़ तक कभी भी बढ़ाई जा सकती है। तो आप जब प्रोविजन लिखेंगे कि स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया क्या है, केस स्टडी अगर आती है, तो उसके अंदर आपको दोनों ही क्राइटेरिया ध्यान रखने हैं कि एंड है भाई, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल भी नीचे होना चाहिए 4 करोड़ के, और जो टर्नओवर है P&L अकाउंट के अंदर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, वो भी 40 करोड़ से नीचे होना चाहिए। दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद ही आप स्मॉल कंपनी के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। अब इसके एक्सेप्शंस है कि होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी को कभी भी आप स्मॉल कंपनी कंसिडर नहीं करेंगे। सेक्शन 8 कंपनीज इसके अंदर नहीं आएगी। कोई भी अगर बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी है जो एक स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न करी जा रही है, वो भी इसके अंदर नहीं आएगा। स्मॉल कंपनी भी हो गया आपका। अब हम देखेंगे पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होता है? पब्लिक कंपनी यानी ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। कंपनी सेट के हिसाब से पब्लिक कंपनी यानी वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी जो नहीं है वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी, ऐसा बोला हुआ है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इतना है कि या तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं होना चाहिए, और दूसरा है कि इनके पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर कोई बात ही नहीं करी हुई है। प्राइवेट कंपनी का आपने देखा कितना मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। स्मॉल कंपनी को देखा जो कि एक प्राइवेट कंपनी का ही टाइप है कि इसके अंदर इतनी लिमिट होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। यहाँ पे 7 या 7 से ज्यादा लोग मिलकर एक पब्लिक कंपनी बना सकते हैं किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए। उसे आप प्राइवेट पब्लिक कंपनी बोल सकते हैं, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डिस्क्राइब नहीं होगा। इनके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल रहेंगे। इनके अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं मेंबर्स की, जैसे वहां पे 200 मेंबर्स की थी, यहाँ पर नहीं है। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कि कौन सी कंपनी किसे कंट्रोल कर ली है, किस कंपनी में किसका कंट्रोल किसके पास है, उसके हिसाब से कितनी तरह की कंपनीज होती है। सबसे पहले आते हैं हम होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी पे। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी का ना बड़ा इजी डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 के अंदर, कि होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी कुछ सब्सिडियरी कंपनीज होती है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 सॉरी 87 के अंदर जो सब्सिडियरी कंपनी से उसको जो होल्ड करती है वो होल्डिंग कंपनी रहेगी। तो आपको सब्सिडियरीज कंपनी क्या है वो जानना जरूरी है। सब्सिडियरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर किसी और कंपनी का 50% से ज्यादा यानी 1/2 से ज्यादा वोटिंग पावर हो, उस खुद होल्डिंग कंपनी के दम पे या उसकी कोई दूसरी सब्सिडियरी की दौर पे। मतलब मान लीजिए एक ही कंपनी ए, ये आपकी होल्डिंग कंपनी है, एक ही कंपनी बी जो कि आपकी सब्सिडियरी कंपनी है, यानी इसके अंदर जो वोटिंग पावर है उसका 1/2 50% से ज्यादा वोटिंग पावर तो वही होल्डिंग कंपनी के ही है इसमें, मतलब उन्होंने इतने शेयर्स लेके रखे हैं इससे, तो वोटिंग पावर भी उतना मिल गया। अगर ऐसा ना हो तो ए कंपनी की एक और अगर सब्सिडियरी होती सी, तो वो दोनों मिलकर यानी 25% ये और 26% ये, तो भी चल जाएगा क्योंकि वो इसी की सब्सिडियरी है, वो इसमें होल्ड करती है, और ये दोनों मिलके भी अगर इसमें होल्ड करेंगे तो भी वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, क्योंकि वो इसकी भी होल्डिंग कंपनी है और इसकी होल्डिंग कंपनी है। अब क्या होता है कि दो तरीके से बन सकते हैं, पहला तो वोटिंग पावर का हो गया, दूसरा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कंपोजिशन होता है, मतलब जो डायरेक्टर्स है ना आपके, मतलब मान लो 10 डायरेक्टर्स हैं, तो उसके अंदर काफी सारे बोर्ड रेजोल्यूशन लिए जाते हैं, डिसीजन वही लेते हैं मैक्सिमम। तो उसका भी अगर कंपोजिशन मैक्सिमम अगर आपने होल्ड करके रखा है, मतलब मान लो कि 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसके अंदर 6 आपके हैं, तो मतलब आप ही कंट्रोल कर रहे हैं कि वहां पे डिसीजन क्या होने वाले हैं। जब फेवर और अगेंस्ट की बात होगी तो आपको अगर कोई डिसीजन लेना है एज ए होल्डिंग कंपनी उस सब्सिडियरी कंपनी में, तो आप ले पा रहे हैं, इसलिए आपका कंट्रोल ज्यादा है उनसे ज्यादा। इसका मतलब कि दो क्राइटेरिया, पहला बोर्ड ऑफ कंपोजिशन, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, या तो दूसरा वोटिंग पावर 50% से ज्यादा आपके पास में है। ये हो गया होल्डिंग और सब्सिडियरी। अब पब्लिक कंपनी जो रहती है ना, अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो, यानी पब्लिक कंपनी हो, ए एक पब्लिक कंपनी है,
भी एक प्राइवेट कंपनी है और ये इसके अंदर 50% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करती है, तो ये भी एक डीम्ड टू बी ए पब्लिक कंपनी हो जाएगी, इसको भी पब्लिक कंपनी की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग और सब्सिडियरी में क्या 50% का एक कैरेक्टर बहुत आ रहा था कि भाई 50% से ज्यादा होना चाहिए। एसोसिएट कंपनी का ऐसा नहीं है। एसोसिएट कंपनी वो होगी जिसमें किसी दूसरी कंपनी के रिलेशन में 20% से ज्यादा कंट्रोल हो। उन्होंने डेफिनेशन में बस इतना लिखा है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर कंपनी। अब वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को अगर अपन तोड़ के देखें तो उनका कहना पड़ता है कि आप 20% से ज्यादा, एटलीस्ट 20% तो होना चाहिए, और 50% से ऊपर गए तो आप सब्सिडियरी कंपनी में आ जाओगे। लेकिन आपके 20% से लेके 50% की रेंज में अगर आप उनका वोटिंग पावर रख पा रहे हैं अपने पास में, तो आप एक एसोसिएट कंपनी के तौर पर रहेंगे। ये एसोसिएट कंपनी थी। अब इसके अंदर जॉइंट वेंचर को भी इंक्लूड किया जाता है। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि आप अरेंजमेंट्स होते हैं कुछ, कि आपने कुछ होल्डिंग करी है या कुछ नेट एसेट्स है या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए साथ में आए हैं, तो अगर दो कंपनी मिलकर नेट एसेट्स को होल्ड भी करती है तो उस जॉइंट वेंचर को भी एसोसिएट कंपनीज की तरह ही ट्रीट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। एसोसिएट कंपनी भी हो गया। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ कैपिटल लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या होती है, जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो उसे लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। इंटेंशन से काम नहीं देगा। क्लियरली आपकी बुक के अंदर बताया है कि अगर किसी कंपनी की इंटेंशन है और उनकी बातचीत चल रही है स्टॉक एक्सचेंज के साथ में कि हम लिस्ट करना चाहते हैं अपने शेयर्स, तो काम नहीं होगा। अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करना की इंटेंशन रखने से बात नहीं बनेगी, तो हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। जिस दिन लिस्टिंग का एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ हो जाएगा उस दिन आप मानेंगे कि एक लिस्टेड कंपनी है। तो ये लिस्टेड कंपनी हो गई। सिक्योरिटीज वैसी है जो कंपनी एक्ट के अंदर आपको जो डेफिनेशन दी गई उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटीज क्या है। अब अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है? लिस्टेड कंपनीज को छोड़कर जो भी है वो अनलिस्टेड कंपनी है। इसका कुछ डिटेल में है ही नहीं। आपके पास आईसीआई मॉड्यूल में भी कुछ लिखा हुआ नहीं है इससे ज्यादा। अदर कंपनीज, सब तरह की कंपनीज देखी हमने। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय। यानी गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसके पेड अप शेयर कैपिटल का 51% से कम नहीं, 51% या उससे ज्यादा अगर पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर या अदर स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर अगर होल्ड करते हैं तो गवर्नमेंट कंपनी है। एक्सप्लेनेशन अगर इसका सिंपल देखें हम, तो पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्टिट्यूट एज टोटल वोटिंग पावर। कि मतलब समझिए कि 100 वोट करने की पावर हुए, आपके पास एक एक शेयर है, 100 शेयर बटे हुए हैं, तो 100 शेयर है। अगर 51 शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है या तो ज्वाइंटली है या स्टेट गवर्नमेंट्स ने ज्वाइंटली रखे हुए हैं, तो वो एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी आपकी। ये थी आपकी गवर्नमेंट कंपनी। अब फॉरेन कंपनी, इट मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब ऐसी कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर स्थापित हुई है, स्टेब्लिश हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है भैया? देखो, कंपनी तो वो है ना जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई है। बॉडी कॉर्पोरेट वो भी हो जाती है कंपनीज जो कि दूसरे स्पेशल एक्ट्स के अंदर रजिस्टर्ड हुई है। तो कंपनी, अगर आप मतलब मान लीजिए यूएस में कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, तो एज अ कंपनी हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो, अगर वो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, मतलब उनके एक्ट्स के हिसाब से, तो और उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इंडिया के अंदर है, खुद से या अपने एजेंट से, फिजिकली भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी हो सकता है। आप देखते हैं आजकल बहुत सारे जो ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं वो बाहर से कंट्रोल किए जाते हैं, इंडिया के नहीं है, लेकिन वो बाहर से कंट्रोल किए जाते हैं ऑनलाइन बिजनेसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी अगर आप बाहर की कंपनियां चला रहे हैं तो वो फॉरेन कंपनी हो गई। एजेंट के थ्रू चला रहे हैं तो भी वो फॉरेन कंपनी हो गई। और फिजिकली आपने यहाँ पे ब्रांच डाल ली कि ये हमारी ब्रांच है कंपनी की जो कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड है, तो भी फॉरेन कंपनी हो जाएगी। बस शर्त क्या है कि उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इंडिया में होना चाहिए, कि उसे यहाँ से इकोनॉमिकली कुछ फायदा हो रहा है और वो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पर कैरी आउट कर रही है, या तो वो किसी दूसरे तरीके से इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कर रही है। बस इतना मान लीजिए। फॉरेन कंपनी क्या है? जो किसी भी तरीके की बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस इंडिया में करती है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस या तो इंडिया में है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली हो, फिजिकल मोड में हो, चाहे एजेंट के थ्रू हो, तो वो फॉरेन कंपनी रहेगी।
वो शर्त है कि वो आउटसाइड इनकॉर्पोरेटेड हो। अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। सेक्शन 8 कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है। आपने 12th में अकाउंट्स में पढ़ा होगा एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये वैसा ही है कि इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, हम भलाई के लिए बना रहे हैं कंपनी, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए। कॉमर्स को बढ़ावा देंगे, आर्ट को बढ़ावा देंगे, साइंस पे बढ़ावा देंगे, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएंगे, एजुकेशन में फायदा देंगे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए। इन ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रख के अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो वो सेक्शन 8 कंपनी कहलाएगी। अब इस कंपनी का थोड़े रेगुलेशंस हाई है, क्योंकि इसके अंदर अगर सिचुएशंस आती है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट को ज्यादा थ्रेटन करती है। इसलिए इसकी जो लाइसेंसिंग की पावर है, मतलब इसे लाइसेंस के थ्रू अप्रूव करवाना जरूरी है कि लाइसेंस लगेगा यहाँ पर। और वो लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी, जो कि उन्होंने डेलीगेट की है आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, कि आप भैया लाइसेंसिंग दिया करिए और अप्रूवल लाइसेंसिंग के थ्रू होना चाहिए जो भी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी बनना चाहती है। तो ये क्या बोलते हैं कि भैया या तो इन ऑब्जेक्ट्स के लिए बनना चाहिए, डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बोले हैं, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी या प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इन पर्पसेस के लिए आपने कंपनी बनाई है जिसके सारे प्रॉफिट्स इन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे खर्च कर दिए जाएंगे वापस, और इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए खर्च करे जाएंगे, और आप उसमें से किसी भी प्रॉफिट का हिस्सा एज ए डिविडेंड मेंबर्स को या लोगों को नहीं बांटेंगे। मतलब डिविडेंड पे प्रोहिबिशन है, इनके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर प्रॉफिट्स को खर्च करना है। इससे समझ जाइए कि ये सेक्शन 8 कंपनी है। ये इनको पहचानने का तरीका हो गया और डेफिनेशन हो गई। अब एग्जांपल्स देखेंगे तो आप बीसीसीआई से जो पैसा कमाते हैं, वो जो क्रिकेटर से ये राइट्स बेचकर, वो सारा पैसा उन्हें क्रिकेट पर ही खर्च करना है, यानी इंडिया के क्रिकेट एसोसिएशंस पे ही खर्च करना है। वो अलग अलग स्टेडियम्स बनवाएंगे, किट्स डोनेट करेंगे, और इस तरह का काम करना होगा। वो कभी भी इस पैसे को बाहर निकाल कर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे चेयरपर्सन अभी हमारे अमित शाह के लड़के हैं जय शाह, तो अगर जय शाह चाहे तो वो अपने घर थोड़ी लेके जा सकते हैं उसका प्रॉफिट। वो प्रॉफिट उनको वहीं पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो सेक्शन 8 कंपनी के अंदर ही है। ऐसा मान लीजिए बीसीसीआई एक बोर्ड है, इसलिए इनके अंदर आप प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी, ऐसा सब नहीं देखेंगे। ये वर्ड्स का एडिशन नहीं होता इनके पास में। इनके पास में हमेशा चेंबर रहेगा, क्लब रहेगा, नाम के आगे क्लब लगाएंगे। अब पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस। लाइसेंस जो इशू करने की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कुछ कंडीशंस वो लगा सकते हैं जैसा वो चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि कंपनी फिट है सेक्शन 8 कंपनी के अंदर रजिस्टर होने के लिए, तो लाइसेंस अप्रूव करते हैं। दूसरा है कि पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ये आपके डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि भैया ये पर्सन है या एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो ये एक गलत चीज है। पर्सन को आप ऐसा इंटरप्रेट मत करिए कि अकेला आदमी भी कंपनी बना लेगा, नहीं। यहाँ पर इसको पर्टिकुलरली बस ऐसा देखें कि पर्सन यानी आर्टिफिशियल पर्सन की बात कर रहे हैं। ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी शैल एंजॉय सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस एज ए लिमिटेड कंपनी। यानी चाहे लिमिटेड शब्द लगाओ ना लगाओ, लेकिन इसे उसी तरीके के ऑब्लिगेशंस यानी जिम्मेदारियां और राइट्स यानी हक मिलेंगे जैसे एक लिमिटेड कंपनी को मिलते हैं। अब रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। सेक्शन 8 कंपनी आपने बना ली, आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए बना ली, जैसे बीसीसीआई बन गया, ठीक है। तो अब सरकार कब बोलेगी कि सरकार सोचेगी ना कि अगर ये कंपनी कुछ भी फ्रॉड करे। देखो कुछ तीन चीजें हैं। सबसे पहला, कॉन्ट्रावेंस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो भी आप पे रूल्स लगाए गए हैं, आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे और उनका कॉन्ट्रावेंशन करेंगे, उन्हें तोड़ेंगे, तो ये कंपनी आपको बंद करनी पड़ेगी। दूसरा है कि रिक्वायरमेंट्स हो गया। दूसरा है कि कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली एक्टिविटीज, मतलब कुछ भी आपने फ्रॉड उसके अंदर किया, मतलब पैसों का झोलझाल कर दिया, दूसरी कंपनी से पैसा इसके अंदर बुला के वाइट करके वापस बाहर कर दिया, ऐसा बहुत होता है। इसलिए आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यानी जो अपने जो मंदिर होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो आप ऐसी कंपनीज का यूज पैसा वाइट करने के लिए कर सकते हैं, तो उस पर बहुत प्रोहिबिशन करता है गवर्नमेंट। तो ये पहला क्या हो गया, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट। दूसरा हो गया कि कंडक्टेड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। तीसरा हो जाएगा वोलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, जो कि उसके मेमोरेंडम में लिखे हुए हैं। मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट्स क्या लिखे हुए होंगे, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, जो कि आप सिर्फ भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप अपने ऑब्जेक्ट्स पे ही खरे ना उतरे, जिन कारणों से आपने कंपनी बनाई है, अगर उन कारणों का ही पालन नहीं करेंगे और वही काम नहीं करेंगे, तो आपकी कंपनी का होने का कोई मतलब नहीं। फिर सेक्शन 8 कंपनी आपको नहीं, उसका जो वर्ड है या जो उसका आपको एक एग्जिस्टेंस मिल रहा है, लीगली आपको जो एग्जिस्टेंस मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। अब ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
अगर इन 3 कारणों में से कहीं पे भी आप फंस गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सीधे सीधे बोलेगा कि आप या तो अपनी कंपनी बंद कर दीजिए, वाइंडिंग अप का ऑप्शन दे देंगे। दूसरा वो आपको बोलेंगे सबसे पहले आप अपना नाम हटा लीजिए, जो प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड है इन दोनों में से एक शब्द आगे लगा लीजिए, क्लब व्लब हटा के। तीसरा वो बोलेंगे कि आप ये एक काम करिए कि दूसरे आपके जो भी असेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं, उनको पे ऑफ करने के बाद एक्सेस एसेट्स जो बच रहे हैं ना, वो आप सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की जो कंपनी है इसी एक्ट के अंदर उसको ट्रांसफर कर दो। फिर या तो आपको बोलेंगे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड में ट्रांसफर कर दो पैसा, जो एक्सेस बच रहा है, असेट्स जो बच रहे हैं एक्सेस वो, या तो आपको बोलेंगे कि आप अमलगमेट कर लीजिए सिमिलर ऑब्जेक्ट्स वाली कोई कंपनी के साथ। 3 चीजें हो गई। पहला या तो वाइंडिंग अप का ऑप्शन दे देंगे सीधे सीधे नाम बदल के। दूसरा कि आप सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की दूसरी कंपनी के साथ उसमें आपका ट्रांसफर कर देंगे एक्सेस एसेट्स को। तीसरा है कि आपको जोड़ देंगे किसी और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की कंपनी के साथ में उसके एसेट्स लेके, ताकि आप जो मेंबर्स उसको चला रहे थे ना उनको बाहर कर सकें, और कंपनी का जो काम था अगर वो अच्छा था और अच्छे चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए तो उसको सिमिलर तरह की कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाए, यानी अमलगमेट कर दिया जाए। तो ये थी आपकी सेक्शन 8 कंपनीज। अब हम देखेंगे डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी क्या होती है? वेयर कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। मतलब इस एक्ट के अंदर आपने कंपनी रजिस्टर की है कि हम आगे चल के एक फ्यूचर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, या हम एक असेट होल्ड करने के लिए कर रहे हैं, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी पेटेंट हो गए, राइट हो गए, जैसे वीडियोस वगैरह हैं तो उनको होल्ड करने के लिए आपने कंपनी रजिस्टर कर ली है अभी से, या और आपने साथ ही साथ कंडीशन क्या है कि ये सब है, उसके बाद में अभी तक आपने कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं किया है। मैं आपको बताऊंगा कि सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन से इनका क्या मतलब है। 2-4 चीजें इन्होंने हटाई है, उसके अलावा हम सब सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस मानेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे। तो क्या है, कंपनी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई है या तो फ्यूचर प्रोजेक्ट को करने के लिए, या असेट को होल्ड करने के लिए, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए, और उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन ना किया हो। सच ए कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन, मतलब रजिस्ट्रार को वो एप्लीकेशन कर सकते हैं कि हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दीजिए कि हम कोई बिजनेस नहीं करेंगे। अब इनएक्टिव कंपनी यूज किया उन्होंने। इनएक्टिव कंपनी क्या होगा? वो कंपनी जिसने ये रजिस्टर हो गई है लेकिन पिछले 2 सालों में कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, बिजनेस किया ही नहीं, मतलब वो एक्टिव बिल्कुल नहीं है। पिछले 2 सालों में उन्होंने कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए हैं, एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं हुए हैं, क्योंकि कुछ काम हुआ ही नहीं है, तो वो इनएक्टिव कंपनी होती है। तो ऐसी कंपनीज डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, वरना शायद फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उनको बंद करने का बोलेंगे, क्योंकि उनके नोटिस जाता है कि अगर आप नहीं काम कर रहे तो आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं, ये आपके पास राइट रहता है, तो आप कर लीजिए वो। अब वो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस क्या नहीं है? सबसे पहला, अगर आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कोई भी फीस दे रहे हो तो वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं आएगा। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का जो रहता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वगैरह जो करते हैं, वो भी इसके अंदर नहीं आएगा, वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। तीसरा है कि इस एक्ट के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स के चलते आपको चार्जेस या फीस भरनी पड़ती है, उसके अंदर भी नहीं आएगा। तीसरा, आपके जो ऑफिस के मेंटेनेंस और ऑफिस जो मतलब जो रिकॉर्ड्स रहते हैं ना, उनको मेंटेन करने का अगर कुछ खर्चा है तो वो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं है, यानी आप कुछ बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ये तो 4 ऐसे पेमेंट्स है ना जो कि कंपनी से ही आपको बोलता है करने के लिए, तो इनको छोड़ के कुछ भी किया तो वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, तो आपको इनएक्टिव नहीं है, इनएक्टिव कंपनी नहीं है तो आप डोरमेंट कंपनी नहीं बन सकते हो। ये था आपका डोरमेंट कंपनी। अब हम देखेंगे निधि कंपनी। निधि कंपनी को ज्यादा ना समझाते हुए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जो बीसी होती है, मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, आपके आसपास भी ऐसा होता होगा कि आपकी मम्मी लोग या आपके पापा लोग मिलकर पैसा इकट्ठे करते होंगे उनके दोस्तों के साथ मिलकर, और वो पैसे में से जिसको जरूरत होती है वो वहां से पैसे ले लेता है। तो इसी को अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट बोल दे, गवर्नमेंट के पास आप गए और आपकी बताया कि हमने ये सोसाइटी बनाई है या एक ग्रुप बनाया है, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिशियल गेजेट के अंदर नोटिफाई कर सकता है कि भैया ये आज से निधि कंपनी है या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी सबके आपसी फायदे के लिए, जिसको जरूरत थी वो पैसा लेके गया, सबने अपने अपने पैसे डाले, जिसको जरूरत थी उसको दिया। हो सकता है इस पे कुछ मिनिमल इंटरेस्ट लगे, उसके रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं अगर वो निधि कंपनी बन जाए।
और निधि कंपनीज का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ इतना है कि सेविंग्स को ज्यादा बढ़ावा मिले और लोगों की हेल्प ऑटोमेटिक वो आपस खुद में कर सके और सरकार पे ज्यादा बर्डन ना जाए, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव ऐसा है जो सोसाइटी को बेटरमेंट के लिए है, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए है। अब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सबसे पहले तो हम देखें तो LIC एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये तो नाम है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। LIC हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हो गया। तीसरा यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया। चौथा क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी नोटिफाई किया वो PFI बन जाएगा। या आगे चलकर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट RBI की कंसल्टेशन में किसी भी कंपनी को या किसी भी एसोसिएशन को बोलता है कि ये आज से पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उसे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि हम इन्हें पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना दें? उसके लिए क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो जो वो सोसाइटी या एसोसिएशन था वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के या किसी भी दूसरे एक्ट को में मतलब एस्टेब्लिश्ड हुए होने चाहिए या इनकॉर्पोरेटेड होने चाहिए, कंस्टिट्यूटेड होने चाहिए। मतलब कंपनीज एक्ट को छोड़ दीजिए और जो 1956 का जो एक्ट था अपना कंपनीज एक्ट, प्रीवियस जो भी कंपनी लॉ थे, उसके अलावा किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के स्पेशल एक्ट के अंदर आपने इस्टेब्लिश किया है एसोसिएशन को या सोसाइटी को, तो उन्हें पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया जा सकता है। या तो फिर दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना, उसके अंदर 50% से ज्यादा, जो पेड अप शेयर कैपिटल का 50% से ज्यादा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंटली होल्ड कर ले या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स मिल के होल्ड कर ले, तो फिर वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे नोटिफाई करने के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर अगर चाहे सरकार कि हम इसे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। दो क्राइटेरिया थे ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे नोटिफाई होने के लिए। ऑलरेडी कौन कौन बन चुका है? LIC हो गया, UTI हो गया, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जो भी है वो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस दिए आज तक वो, और भी आगे जो दे सकती है वो देगी किसके बेसिस पे? दो क्राइटेरिया भी पढ़ लिए, दो में से एक कंडीशन भी हुई तो PFI बनने के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। पहला अपना था कि स्टेट सेंट्रल एक्ट के अंदर या कोई स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक्सेप्ट कंपनी इस एक्ट का और इसके प्रीवियस एक्ट्स को छोड़ के। दूसरा क्राइटेरिया था कि 50% से ज्यादा होना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और मिलकर अगर वो कुछ करते हैं तो उनकी होल्डिंग जो पेड अप शेयर कैपिटल में 50% से ज्यादा होनी चाहिए, तो PFI बनने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब हम देखेंगे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। उसके पहले हमको देखना पड़ेगा कि प्रोमोटर्स क्या होते हैं। तो जिन लोगों को कंपनी बनाने का आइडिया कंसीव होता है, जिन्होंने ये आइडिया सोचा और नेसेसरी स्टेप्स लेकर उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया, उन्हें हम प्रोमोटर्स मानते हैं लेमन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। लेकिन कंपनी से एक बोलता है कि 3 और क्राइटेरिया है, अगर उन 3 क्राइटेरिया में से किसी भी क्राइटेरिया के अंदर कोई भी इंसान फॉल करता है तो उसे प्रोमोटर माना जाएगा। सबसे पहला, उसका नाम प्रोस्पेक्टस में या तो फिर एनुअल रिटर्न जो फाइल किया है उसके अंदर एज अ प्रमोटर उसको आइडेंटिफाई किया है तो वो प्रमोटर हो जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया कि कंपनी के जो भी अफेयर्स होते हैं, अफेयर्स ऑफ द कंपनी, उस पर कंट्रोल है ऐसे पर्सन का, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, एज ए शेयर होल्डर भी हो सकता है, एज ए डायरेक्टर भी हो सकता है या अदरवाइज भी हो सकता है, तो वो भी एक प्रमोटर कहलाएगा। तीसरा क्राइटेरिया कि जिसकी एडवाइस, डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस के तौर तरीकों पे, मतलब उसके ये कहने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एक्ट करते हैं, दे आर अकस्टम टू एक्ट ऑन द एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस ऑफ एनी पर्सन, तो उस पर्सन को हम प्रोमोटर मानेंगे। ये था आपका प्रोमोटर। अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पे आते हैं। तो सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कुछ नहीं है, सिर्फ कंस्टिट्यूशन ऑफ कंपनी बताता है कि किन लोगों को, मतलब कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी आपको कोई कंपनी बिल्ड करने के लिए। पब्लिक कंपनी के केस में ये 7 या 7 से ज्यादा लोग मिलकर मेमोरेंडम में अपना नाम लिखकर एक कंपनी बना सकते हैं। दूसरा, प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से ज्यादा लोग ऐसा सेम करके कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। तीसरा, 1% कंपनी में एकमात्र मेंबर ही अपना नाम लिखकर उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। जो भी प्रोसीजर्स आगे उनके लिए पर्टिकुलर कंडीशंस में होगी वो उनको फुलफिल करके एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब हम देखेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मतलब भैया जो ये प्रोमोटर था, जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस या स्टेप्स फुलफिल कर रहा था, जो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा था, वो रिक्वायरमेंट्स है क्या?
मतलब आप एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे कैसे, उसकी क्या प्रोसीजर है पूरी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट है फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। अब कौन सा रजिस्ट्रार, तो जिस भी जूरिसडिक्शन के अंदर, मतलब आपने कहीं पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट करने की सोची है कि आपका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पर रहेगा एक जगह, तो उस जूरिसडिक्शन का जो भी आरओसी रहेगा उसके पास में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है। इसके अंदर सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आती है जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपको ये सारे ही सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम के सिग्नेचर करने के बाद में सबमिट करने हैं आरओसी को, पहली रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी रिक्वायरमेंट, जो भी प्रोफेशनल्स आपके साथ इनकॉर्पोरेशन के दौरान जुड़े हुए हैं उनका डिक्लेरेशन कि इस एक्ट के अंदर जितने भी प्रोविजंस और रूल्स थे और एडिशनल मैटर्स भी अगर कुछ थे जो इंसिडेंटल है या प्रेसिडेंट है, उनको आपने पूरा करा है। ये डिक्लेरेशन कि हमने अपना काम अच्छे से किया है और पूरा किया है सारी रिक्वायरमेंट्स। सेम आपको जो आर्टिकल्स में एज ए डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है या मैनेजर है, ऐसे तौर पे उन्होंने अपना नाम लिखवाया है, तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें भी सेम डिक्लेरेशन देना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कि भैया हमने भी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हमारी तरफ से करनी थी, जो भी प्रोविजंस थे, रूल्स थे, उनको फॉलो करके हमने इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन की डिटेल्स आपको दी है। तीसरा, अब जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है और जिनको एज ए फर्स्ट डायरेक्टर्स के तौर पे रखा गया है, उन्हें यह बताना है कि हम चोर नहीं है, हमने चोरी नहीं की। मतलब उन्हें डिक्लेरेशन देना है। क्या डिक्लेरेशन देना है कि भैया मेरे को कभी भी किसी भी कंपनी के जो ऑफेंस में, किसी भी तरीके के ऑफेंस में, फॉर्मेशन के दौरान हो, चाहे उसका प्रमोशन के दौरान हो, चाहे मैनेजमेंट के दौरान हो, मेरे को किसी भी ऑफेंस के अंदर कन्विक्ट नहीं किया गया। मतलब उसको सजा नहीं मिली है कोर्ट से किसी भी तरीके की, उसको आरोपी नहीं माना गया है, पहली चीज। और ये 3 में से कोई भी चीज हो सकती है। दूसरी चीज, इन तीनों में से कहीं पे भी फंसा, इसका मतलब ये है कि वो इलीगल है। मतलब वो इंसान आपका इसमें सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम में भी नहीं आ सकता और फर्स्ट डायरेक्टर भी नहीं हो सकता। अगर उन्होंने यहाँ पे झूठ बोला तो उसका क्या होता है वो हम आगे चल के जरूर देखेंगे। तो सबसे पहला तो क्या था कि उसको कन्विक्ट नहीं किया गया है किसी भी ऑफेंस में, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट या प्रमोशन ऑफ द कंपनी के चलते। दूसरा, उसको कभी भी गिल्टी नहीं पाया गया है, मतलब किसी भी फ्रॉड के चलते उसको गिल्टी नहीं माना गया है किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो इस कंपनी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर। पिछले 5 सालों तक का रिकॉर्ड देखेंगे, मतलब पिछले 5 सालों में तूने कहीं पर भी फ्रॉड नहीं किया है, या आप डिक्लेरेशन देना है आपको। तीसरा पॉइंट आएगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं रजिस्ट्रार के साथ। पहला पॉइंट याद करिए, आपने जो भी मतलब ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहे हैं वो सारे ट्रू हैं, करेक्ट हैं और कंप्लीट है। मतलब एक तो सच है, करेक्ट भी है और कंप्लीट भी है। तो आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हमारे जो नॉलेज था, हमारे नॉलेज के हिसाब से हमने बेस्ट किया है और जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी करी है और वो सब करेक्ट है, कंप्लीट है। अब चौथा, जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस फिक्स नहीं हो जाता, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस आप हो सकता है कि कंपनी स्टार्ट करने के बाद या इनकॉर्पोरेट करने के बाद में देखते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस है कि उसके अलावा कोई दूसरा टेम्परेरी एड्रेस आपको वहां पर देना पड़ता है। फिर आती है बात कि सब्सक्राइबर्स, हर सब्सक्राइबर्स के बारे में डिटेल्स, फिर सारे डायरेक्टर्स जिनको डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा उन सबकी डिटेल्स में क्या आ जाएगा, उनका नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, फैमिली नेम्स आ जाएंगे, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस भी हो सकता है, उनकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सारी डिटेल्स आपको उसके अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। फिर बात आती है कि अगर आपके डायरेक्टर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट दूसरी कंपनी में भी है, यानी वो आपकी कंपनी में तो डायरेक्टर ही हैं लेकिन दूसरी कंपनी में भी उन्हें डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया हुआ है, तो वो कंपनी जो है वो एक रिटर्न कंसेंट देगी कि भैया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमारी कंपनी का डायरेक्टर आपकी कंपनी में भी डायरेक्टर बन जाए तो ऐसा रिटर्न कंसेंट वो भी आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ सबमिट करना जरूरी है। ये पहली रिक्वायरमेंट थी आपकी कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन फाइल करनी पड़ेगी। अब दूसरा, ये सब मिलते ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से टाइमलाइन होती है जो कि आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, एक टाइमलाइन के चलते उसे रेक्टिफाई करता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें देख लिया जाता है और वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे कोई बच्चा होता है तो उसका कैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनता है वैसे कंपनी का बनता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी ये कंपनी इस दिन से लीगल एग्जिस्टेंस में आ गई है, ये खुद के दम पे कॉन्टेक्ट करने के काबिल बन चुकी है, अब मतलब अब एग्जिस्टेंस में है ये इसका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। अब अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, एक नंबर होता है 21 डिजिट का होता है, डिजिट बोल लो या तो इसके अंदर कुछ कैपिटल्स भी यूज होते हैं, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसका शॉर्ट फॉर्म, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है,
फिर रजिस्टर कंपनीज के कौन सी सीक्वेंस में वो कंपनी रजिस्टर हुई है वो उसका नंबर लिखा होता है। तो एक नंबर होता है वो दिया जाता है आपको, ताकि आपकी एक अलग आइडेंटिटी रहे। हर कंपनी को एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी के लिए। चौथी चीज है मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो भी पर्टिकुलर्स हैं, डिक्लेरेशन है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने आरओसी को दिए हैं उसकी कॉपी, ओरिजिनल कॉपीज और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने ही पड़ेंगे जब तक आपकी कंपनी डिसॉल्व नहीं होती या वाइंडिंग अप नहीं होता है। यानी जब तक कंपनी बंद नहीं हो रही उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, उनका मेंटेनेंस होना जरूरी है। अब मान लेते हैं कि आपने जो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के प्रोसीजर कर रहे थे उसके दौरान मैंने आपको बोला था कि डिक्लेरेशन देना पड़ता है, हम चोर नहीं, हमने चोरी नहीं की। लेकिन मान लीजिए अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी, या तो सच छुपाया यानी सप्रेसिंग मटेरियल फैक्ट्स, जिसके कारण प्रभाव पड़ सकता था आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पे। इस केस में क्या होगा कि अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही आरओसी को पता चल गया कि आपने ऐसा कुछ किया है कि गलत इन्फॉर्मेशन दी है या कोई मटेरियल फैक्ट छुपाया है, तो आरओसी क्या करेगा, आपका उसी टाइम जो भी इसके अंदर लोग थे जिन्होंने भी झूठा डिक्लेरेशन दिया है उन्हें अंडर सेक्शन 447 फ्रॉड कंपनीज एक्ट का जो है उसके अंदर आप लायबल हो जाएंगे। फिर आपके ऊपर केस होगा और उसके हिसाब से प्रोसीजर्स चलेगी। अब मान लेते हैं कि ये तो आपको तभी पता चल गया कि कंपनी ये रजिस्टर करवा रहे थे, उसी टाइम आरओसी को पता चल गया और स्टेप्स ले लिए गए, फ्रॉड के तौर पे आपको अंदर डाल दिया और उसके हिसाब से जो भी प्रोसीजर होनी थी हो गई। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा हो गया कि आरओसी को तब पता ही नहीं चला, मतलब डॉक्यूमेंट्स इतने ओरिजिनल लगे कि आरओसी ने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, वो हो गया और किसी और की रिक्वेस्ट पे उसे पता चला कि भैया इसके अंदर घपला हुआ था, यानी उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो गलत थी या तो उन्होंने कुछ चीज़ें छुपा ली। तो अब इनकॉर्पोरेशन हो चुका है कंपनी का। तो इस केस में क्या होता है कि जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सारे ही लायबल हो जाएंगे अंडर सेक्शन 447 फ्रॉड के अंदर, सबको लायबल माना जाएगा। ऊपर क्या हो रहा था, डायरेक्टर्स पे ज़्यादा आ रही थी या जो आदमी इसके लिए गिल्टी है उसके लिए आ रहा था जब एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन पता चल जाए। लेकिन यहाँ पर तो भैया जिनका भी नाम अथॉरिटिव पोजीशन में है, यानी डायरेक्टर्स तो कंपनी संभाल रहे ना, मैनेजमेंट वाले ही अगर गड़बड़ करेंगे तो उनकी सजा देना जरूरी है। डायरेक्टर्स हो जाएंगे, ऑफिसर, सभी को 447 के अंदर लायबल माना जाएगा। अब इस केस में क्या होता है कि इनकॉर्पोरेशन के बाद में जब पता चलता है ना, तो ट्रिब्यूनल के पास भी एक पावर रहती है कि ट्रिब्यूनल भी ऑर्डर कर सकता है उसके हिसाब से जो ठीक लगे। ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट मान लीजिए आप, कि उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचना है कि पब्लिक के साथ धोखा ना हो जाए, क्रेडिटर्स के साथ धोखा ना हो जाए, वेंडर्स के साथ धोखा नहीं हो जाए जिनके साथ कंपनी डील करती है। क्योंकि मैनेजमेंट को सब पता हो सकता है लेकिन शेयर होल्डर्स को शायद ना पता हो, क्रेडिटर्स को ना पता हो, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्रिब्यूनल इस सिनेरियो को पूरे अच्छे से देखकर डिसाइड करता है कि वो कंपनी को क्या ऑर्डर दे। सबसे पहला कंपनी को ऑर्डर ये दे सकता है कि आप अपनी कंपनी का नाम बदल लीजिए, उसके अंदर काफी सारे चेंजेस कर सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज हो सकता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेंज हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंबर्स यानी जो मेंबर्स थे आपके उसमें से जिन्होंने फ्रॉड किया था उन्हें बाहर निकाल देंगे। अगर आप उन्हें बाहर निकाल देते तो आपकी कंपनी चल सकती है। दूसरा होगा कि आपके कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड से अनलिमिटेड करने का ऑर्डर भी ट्रिब्यूनल दे सकता है कि अब से इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। लिमिटेड बाय शेयर से ही कंपनी स्टार्ट की हो आपने भले, तो भी आपकी लाइबिलिटी अब अनलिमिटेड हो जाएगी अगर आपने फ्रॉड करके कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है। तीसरा आएगा कि डायरेक्ट रिमूवल, मतलब आपके रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास, क्या मैंने अभी आपको बताया था कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिलता है, उसके हिसाब से सारी कंपनीज के नाम लिखे हुए होते हैं। तो ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर करेगा कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बोलेगा कि आप इनका नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से हटा दीजिए, मतलब कि ये कंपनी अब एग्जिस्टेंस में है ही नहीं ऐसा माना जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कोई एक्टिविटी करी तो यानी वो इलीगल एक्टिविटी कहलाएगी और वो डायरेक्ट मेंबर्स के ऊपर जाएगी, कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि उसकी लीगल एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन कर दिया ट्रिब्यूनल ने। अब या तो फिर वो कंपनी को वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देंगे ट्रिब्यूनल क्या करेगा, वो बोलेगा कि भैया आप कंपनी ही बंद कर दो, मतलब पूरा शटर लगा के आपकी कंपनी अब यहीं पे बंद हो जाती है, फिर आप नहीं खोलना चाहे तो आपकी इच्छा। फिर पास सच अदर ऑर्डर्स एज मे डीम फिट, कुछ और भी तरीके के चेंजेस ट्रिब्यूनल बोल सकता है स्पेशल क्राइटेरियाज में। हो सकता है वो बोल दे कि थोड़े टाइम के लिए आप कंपनी चलाइए क्योंकि क्रेडिटर्स का नुकसान ना हो जाए, कस्टमर्स का नुकसान ना हो, इसलिए वो बोल सकते हैं कि कंपनी चला लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंबर्स कुछ चेंजेस करके। तो ये कब देगा, उसके पहले आपको क्या करना है कि ट्रिब्यूनल को जैसे ही पता चलता है ना कि आपने गलत इंफॉर्मेशन के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट की है,
तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा कुछ भी ऑर्डर करने के पहले, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी आपको, आप अपनी बात बताएंगे। दूसरी चीज़ क्या, वो कंसिडरेशन में लेते हैं जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, ताकि वो पता लगा सके कि इस कंपनी का एग्जिस्टेंस में होना फायदेमंद है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अच्छा है, बुरा है, क्या है। ये पता लगाने के लिए आपको 2 मौके दिए जाते हैं, ये दोनों चीज़ें वो कंसिडर करेंगे। उसके बाद में ही कोई भी ऑर्डर मिलेगा। जैसे ऊपर 4 मैंने आपको बताया, चेंजेस हो सकता है, डायरेक्ट रिमूवल फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनी हो सकता है, वाइंडिंग अप का ऑर्डर हो सकता है, या तो कोई दूसरा ऑर्डर उनको जैसा उनको ठीक लगेगा वैसा कर सकते हैं। अब ऐसा हो रहा था कि बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही है, तो पहले पेपर वर्क बहुत होता था। जैसे आपने देखा ना कि टैक्स के लिए भी पहले बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता था। अब जीएसटी का क्या, आप पोर्टल पे जाते हैं हो जाता है। वैसे ही अब कंपनी भी अगर आप इनकॉर्पोरेट करना चाहें तो वो इलेक्ट्रॉनिकली वेबसाइट पे जाके आराम से कर सकते हैं। मतलब इजीली इनकॉर्पोरेशन पॉसिबल है। अब कैसे, सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, स्पाइस प्लस बोलते हैं इसे, कि इस फॉर्म के साथ आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं, ये सब डिटेल्स आप लिख देंगे तो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। ये इजी करने के लिए था, बिजनेस में ईज लाने के लिए, कि कंपनी आसानी से लोग इनकॉर्पोरेट करें और लीगल बिजनेसेस के अंदर और इन्वॉल्व हो। अब इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होता है कि कंपनी के पास, अब मैंने बोला ना उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसे ही कंपनी को मिलेगा, मतलब कि अब उसके पास राइट है, उसका जो नाम है ना वो यूज करके किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, किसी पे केस करना। कंपनी किसी पे केस कर सकती है अगर उनका प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी यूज कर रही है बिना वो पेटेंट या कॉपीराइट को इंडल्ज करे। मतलब कि इनके पास कुछ पेटेंट था लेकिन वो सेम चीज, मान लीजिए कोको कोला जो कंपनी है, वही अगर कोई दूसरा सेम उनका जो फॉर्मूला यूज करके दूसरी जगह यूज करे और दूसरा एक लिक्विड बना के बेचे तो नहीं काम देगा, तो वो इन पे केस कर सकते हैं। तो कंपनी खुद के नाम से केस कर सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकती है, वो अपने खुद के मेंबर्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। साथ ही साथ अब क्या होता है कि वो अपने नाम पे, मतलब देखिए जो असेट्स होते हैं ना कभी भी वो मेंबर्स के नहीं है, मेंबर्स का कंपनी में इंटरेस्ट होता है, असेट्स तो कंपनी के नाम पे रहते हैं। यानी जो भी असेट्स होते हैं वो कंपनी के नाम पे, मतलब वो खुद के नाम पे असेट्स भी होल्ड कर सकती है कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद में, क्योंकि अब वो लीगली एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो हमने डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखे थे उनके जो कंपनी के होते हैं। तो एक तो वो होल्ड भी कर सकती है, बेचना चाहे तो अपने नाम से बेच भी सकती है, तो दोनों ही काम पॉसिबल है। अब इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का इफेक्ट बस इतना आएगा कि ऐसा मान लीजिए कि अब वो सारे ही मेंबर्स ने सिग्नेचर करके रखे हैं उस पर, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, तो इसमें बस एक बाइंडिंग इफेक्ट आ जाता है कि जो कंपनी है और मेंबर्स है वो एक दूसरे को बाइंड करते हैं, कंपनी मेंबर्स को, मेंबर्स कंपनी को। वैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाहर के लोगों से भी डील करने को मदद करवाता है कि आउटसाइडर्स से कैसे रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए होते हैं। हम आगे और देखेंगे डिटेल में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल सिंपल टर्म्स में ऐसा है कि आपने बैलेंस शीट बनाई होगी, कंपनी की बैलेंस शीट बनाई होगी 12th में, या अभी भी आपने अकाउंट्स में किया होगा, तो उसमें क्या होता है कि आप अथोराइज्ड कैपिटल लिखते हैं। वो अथोराइज्ड कैपिटल बाकी कुछ नहीं है, जब आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो आपको ये बताते हैं आप कि हमारे पास मैक्सिमम इतना कैपिटल हम लोगों से मंगा सकते हैं, एक मैक्सिमम लिमिट का जो कैपिटल है इतना हम मंगा सकते हैं, वो आप उसमें नंबर लिख देते हैं। उसे टुकड़ों में बांटेंगे तो शेयर्स में कन्वर्ट हो गया, तो इतने शेयर्स, मतलब आपको शेयर्स भी लिखने पड़ेंगे और शेयर कैपिटल भी, कि इतने फेस वैल्यू पे इतने हम मंगा सकते हैं, वहाँ पे एक अमाउंट लिखेंगे आप, और ये अमाउंट फिक्स्ड होता है, एमओए के अंदर लिख दिया जाता है, और ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पे ही लिखा जा सकता है। उसके बाद इस पे सिर्फ अमेंडमेंट आएगा, वो भी अब इजी हो गया कि आप ऑथोराइज्ड कैपिटल आप चेंज कर सकते हैं शायद, क्योंकि आप अपना जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो पास करके शायद ऑथोराइज्ड कैपिटल आप चेंज कर सकते हैं। वो आपके सिलेबस में अभी फिलहाल तो कवर्ड अप नहीं है। ये नॉमिनल कैपिटल था और ऑथोराइज्ड कैपिटल था, ये आपको लिखना जरूरी है। ये आपको मतलब कहीं पर भी आप मेंशन करेंगे, आपको लगता है कि ये लिखना क्यों जरूरी है, आप जब डिस्क्लोज भी करते हैं ना, आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो नोट्स टू अकाउंट्स में जब आप लिखते हैं तो ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वो कंपलसरी है, ताकि पता चले कि कंपनी कितना मैक्सिमम कैपिटल मंगा सकती है अपनी लाइफ टाइम में। अब इशूड कैपिटल क्या होता है? अथोराइज्ड कैपिटल वो है कि हम इतना इशू कर सकते हैं, मतलब अथोराइज्ड कैपिटल क्या है कि भैया हम पूरी लाइफ टाइम में इतना कर सकते हैं। इशूड कैपिटल ये है कि हमने इतना इशू कर दिया है, मतलब इतना इशू कर दिया, इतने शेयर्स हमने मार्केट में डाले थे, उसमें से कितने सब्सक्राइब होते हैं वो अलग बात है। अब सब्सक्राइब क्या होगा हमने मार्केट में 1000 शेयर्स बेचे,
900 तो शेयर सब्सक्राइब हो गए। तो सब्सक्राइब वो है जो मेंबर्स ने सामने जो पब्लिक को आपने जिनमें डाला था, जिनको ये ऑफर दिया था, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, उसके पैसे भर दिए, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया। और कोल्ड अप कैपिटल क्या होगा? कोल्ड अप कैपिटल वो अमाउंट होगा जितना आपने मंगाया है। अब देखिए क्या होता है कि 10 रुपये का फेस वैल्यू है एक शेयर की, 2 रुपये एप्लीकेशन पे मंगा लिए, 2 रुपये अलॉटमेंट पे मंगा लिए, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपये सेकंड कॉल पे। तो ये तीन तो आपने मंगा लिए, 8 रुपये मंगा लिए, 2 रुपये नहीं मंगाए, तो कोल्ड अप कैपिटल में 8 रुपये आएंगे। 2 रुपये तो अभी भी आपके बुलाने बाकी हैं। पेड अप कैपिटल क्या है? जितना भी पैसा आ गया, आपने बुलाया 8 रुपये, 8 में से हो सकता है 7 रुपये आए हो और बाकी कॉल्स इन अरियर्स हो गया हो, तो कॉल्स इन अरियर्स को माइनस करने के बाद में जो अमाउंट निकलता है उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। इसकी इतनी ही नॉलेज काफ़ी है, ये एग्जाम में आए, ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि एग्जाम में पूछा जाए इसको। अब हमने रामायण पढ़ ली है, हमें ये नहीं पता कि राम भगवान कौन थे, यानी कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं और शेयर क्या होता है ये तो पता ही नहीं है। तो शेयर क्या होता है कि मतलब कंपनी सेक्ट में जो डेफिनेशन है उसमें उन्होंने इतना लिखा है कि शेयर मतलब कि शेयर कैपिटल का वो हिस्सा इंक्लूडिंग स्टॉक, उसे हम शेयर बोलते हैं। वैसी बात कि पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, लेकिन ऐसे समझ नहीं सकते। शेयर का मतलब काफ़ी सारे दूसरे जो प्रोफेसर्स थे या कुछ केसेस हुए, लॉ केसेस हुए हैं, उसके हिसाब से पता चला है कि शेयर यानी आपका इंटरेस्ट, जो भी शेयर होल्डर होता है उसका जो इंटरेस्ट होता है कंपनी में, उसे अगर पैसे से तोला जाए, मतलब सम ऑफ मनी से अगर तोला जाए, तो उसका कितना इंटरेस्ट उस कंपनी में है या उस कंपनी के एसेट्स में उसका कितना इंटरेस्ट है, उसे हम बोलते हैं शेयर। अब इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है कि शेयर का मतलब क्या होता है कि द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अटैचिंग टू अ शेयर आर दोज प्रिस्क्राइब्ड बाय मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी। यानी शेयर आपके पास किस तरह के राइट्स रहेंगे उस शेयर का। जैसे देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अलग होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलग होता है, वो हम नीचे देखने वाले हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है। लेकिन किसी भी तरीके का हो वो, उससे रिलेटेड, उस शेयर से रिलेटेड जो राइट्स है और ऑब्लिगेशन है वो आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखे हुए होते हैं ऑलरेडी, मतलब जो भी उसके साथ राइट्स आपको मिलने वाले हैं वो और ऑब्लिगेशंस। अब नॉट ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स अगेंस्ट द कंपनी, मतलब सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स नहीं है कि भैया हमने आपका शेयर खरीदा है तो आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको हमको रीपेमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ इसकी बात नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। बात इस कंपनी सेक्ट के हिसाब से कुछ और भी राइट्स हैं ऐसे जो उन्हें मिलेंगे। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जो लिखे हुए हैं वो तो मिलेंगे ही उन शेयर होल्डर्स को जो भी ये शेयर्स होल्ड करते हैं, बजाय उसके उन्हें एक और चीज मिलेगी जो कंपनी सेक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। आपके सिलेबस में अभी नहीं है, शायद इंटर में आपको देखने को मिलेगा ये कि कौन से राइट्स ऐसे हैं जो शेयर होल्डर को मिलेंगे उस शेयर को होल्ड करने पर, जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखे हैं उसके अलावा। अब इसके बाद देखते हैं कि शेयर्स इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये आपको पता है कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अगर आपके आर्टिकल्स में उसका तरीका लिखा हुआ हो कि इसे कैसे ट्रांसफर करना है एक आदमी से दूसरे आदमी के पास में, तो आप उसमें से देख के कर सकते हैं। शेयर शेल बी नंबर्ड, मतलब जैसे कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर आपने देखा, तो वैसे ही शेयर्स पे भी नंबर्स लिखे होते हैं कि ये शेयर का ये नंबर है, सीरियल नंबर्स लिखे होते हैं। तो हर शेयर की एक अलग आइडेंटिटी रखने के लिए किया जाता है। फिर क्या होता है कि काइंड ऑफ शेयर कैपिटल अब देख लेते हैं। सबसे पहला ऐसा था कि अपना इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल वो है जहाँ पे आपको वोटिंग राइट मिले या तो कुछ और तरीके के राइट्स मिले, चाहे वो वोटिंग के हो सकते हैं, डिविडेंड, राइट टू डिविडेंड हो सकता है, और दूसरे भी जो रूल्स के हिसाब से लिखे हुए वो, मतलब एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स आप लिखेंगे तो इतना सही माना जाएगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो है जिसमें आप वाइंडिंग अप की जो प्रोसीजर्स रहती है ना, तब पता चलता है आपको कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता क्या है। कंपनी एक्ट के सेक्शन 43 के अंदर बताया हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो है जिसमें आपको एक प्रेफरेंशियल राइट, मतलब आपको आगे रखा जाएगा रीपेमेंट ऑफ दी कैपिटल के टाइम पे। मतलब जब कंपनी बंद हो रही है ना, तो उसका जब रीपेमेंट होगा कैपिटल का, तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल से वालों से पहले खड़े रहेंगे। यानी देखिए, कंपनी बंद हो रही है, असेट्स में से लाइबिलिटीज सारी दे दी है, असेट्स कुछ बच गए हैं और आपके कैपिटल का रीपेमेंट करना है, तो सबसे पहले उसमें आपको डेट और लाइबिलिटी देनी पड़ेगी। उसके बाद में आते हैं कैपिटल की कैटेगरी में, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को पैसे वापस दिए जाएंगे, उसके बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल वालों के। इसीलिए कंपनी सेक्ट में ये भी लिखा गया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि आपको रीपेमेंट में पहले आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब रेट में हो सकता है, ये तो अमाउंट लिखा हो सकता है,
वो आपको मिलता ही मिलता है डिविडेंड के तौर पे कंपलसरीली। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल वालों के पास ऐसा नहीं है। उसमें जब अनाउंस होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल को बोनस देना है या उन्हें आपको डिविडेंड्स अनाउंस करने पड़ते हैं अलग से, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ऐसा नहीं, उनका पहले से ही फिक्स्ड होता है कि हमें इतना रेट मिलेगा। तो ये था इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब हम देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऐसा एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट और ऐसा एक चार्टर जिसे बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी बोलते हैं, उसके अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ होता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब उसके अंदर होता क्या है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए होते हैं सबसे पहले, और बहुत सारे क्लोजेस लिखे होते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज तो है वो उसके ऑब्जेक्ट से लिखे होते हैं। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप रजिस्टर क्यों करते हैं, पहले कारण जान लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक चार्टर है, डॉक्यूमेंट है। अब इसे रजिस्टर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं ताकि आउटसाइडर्स से जो डील कर रहे हैं, कंपनी जो आउटसाइडर से डील कर रही है, उनका एक स्कोप आप बना सके, एक लिमिटेड स्कोप तैयार कर सके कि आप इन्हीं कारणों से डील कर सकते हैं कंपनी से, क्योंकि आपने नाम भी अपनी कंपनी का उस हिसाब से ही रखा होगा। तो आप इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए बाहर वालों से डील कर सकते हैं। तो एक लिमिट तैयार करने के लिए, फंडामेंटल लिमिटेशन क्रिएट करने के लिए उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट्स लिखने पड़ते हैं। तो ये कारण था कि आप उसको रजिस्टर करवाते हैं ताकि आउटसाइडर्स को डील करने में आसानी रहे और आपकी कंपनी भी आउटसाइडर्स के साथ आसानी से डील कर सके, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सके। और ताकि सारे जो आपके फिर क्रेडिटर्स हैं उनके पास भी इंफॉर्मेशन रहे कि ये कंपनी क्या काम कर सकती है और क्या काम नहीं कर सकती, किस चीज़ के अंदर एंटर कर सकती है, किस चीज़ के अंदर एंटर नहीं कर सकती, ये भी आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से पता चलेगा। सेक्शन 399 के हिसाब से जो कंपनी एक्ट का है, आपके सिलेबस में कवर्ड नहीं है, लेकिन वो ये बताता है कि अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्टर में डाल दिया है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज तो एक पब्लिक प्लेस है, मतलब एक पब्लिक डिपार्टमेंट है ना, तो फिर आपका ये डॉक्यूमेंट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। मतलब ये डॉक्यूमेंट्स कोई भी देख सकता है। प्रिस्क्राइब्ड फीस, मतलब जो रूल्स के अंदर कंपनी रूल्स 2014 के अंदर जो रूल्स हैं उसके अंदर फीस लिखी हुई रहती है कि आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कितने पैसे देकर चेक कर सकते हैं। तो कोई क्रेडिटर हो, सप्लायर हो या आपके अन्य इन्वेस्टर्स हो, जो भी कंपनी से डील कर रहा है उसे पता चल जाए कि ये कंपनी की क्या अथॉरिटी है, वो कितना काम कर सकती है और कितना नहीं कर सकती है। और फिर जो आपके इन्वेस्टर्स है, खासकर जो शेयर होल्डर्स रहते हैं ना, उन्हें ये पता होना जरूरी है कि वो जो अपना पैसा इतना रिस्क पे डाल रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल का खासकर, क्योंकि उन्हें जो पैसा वो इतना रिस्क पे डाल रहे हैं वो किस काम के लिए यूज होने वाला है, ये उन्हें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ही पता चलता है। तो हमने 3-4 कारण देखे जिसके कारण आप जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये जो डॉक्यूमेंट है इसे क्यों रजिस्टर करवाना जरूरी होता है। रजिस्टर करवाने से पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा और लोगों को जो इससे डील करते हैं कंपनी से, उन्हें फायदा हो सके, उनके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहे कि वो किसके साथ कॉन्टेक्ट में एंटर कर रहे हैं। फिर कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, कंटेंट के अंदर क्या है, सबसे पहले तो नेम क्लोज, आपकी कंपनी का नाम क्या है, वो नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड है, ये लिखना जरूरी होता है जैसे भी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड रहेगा और पब्लिक कंपनी के अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहेगा। मतलब पब्लिक कंपनी के अंदर पब्लिक प्राइवेट तो नहीं लिखोगे ना आप, तो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के लिए प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज होता है। अब ये जो क्लोज है ये एप्लीकेबल अपने सेक्शन 8 कंपनीज पे नहीं है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनीज को लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें क्या क्लब, चेम्बर्स, कन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट, इस तरह के नामों से उसे एंड किया जाता है। मतलब जो भी नाम रहेगा वो टाटा ट्रस्ट, तो ट्रस्ट ऐड किया ना, ये सेक्शन 8 कंपनीज को इनको ये यूज करना होता है बजाय कि लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड के। लेकिन पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज जो दूसरी है सेक्शन 8 कंपनीज को छोड़ के, उन्हें ये वर्ड यूज करना जरूरी होते हैं। अब जो अपना 5 जून 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन लाया कि 1% कंपनी को भी अपने नाम के नीचे 1% कंपनी मेंशन करना जरूरी है ब्रैकेट में, ताकि पता चल सके कि ये 1% कंपनी है। फिर आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज रहता है, वैसे इसे बोल सकते हो कि आपने जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना वो कौन से स्टेट में है वो मेंशन करना जरूरी होता है। ये मेमोरेंडम में क्या क्या लिखा रहेगा, सबसे पहले नेम क्लोज हो गया, दूसरा आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज कि आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कौन से स्टेट में कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका परमानेंट एड्रेस प्रॉपर। तीसरी चीज ऑब्जेक्ट क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज क्या है कि किन कारणों के लिए कंपनी बनी है और कौन कौन से बिजनेसेस वो कर सकती है। इसके ऊपर काफी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक बनता है, अल्ट्रा वायर्स बनता है,
उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये आप अपन आगे देख रहे हैं, अपन इसके बाद में वही देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर आपको सिर्फ ये लिखना है कि भैया जब तक कंपनी चल रही है वो इन ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करेगी, ये बिजनेसेस कर सकती है, ये उसकी अथॉरिटी उसके अंदर लिखी हुई होती है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, कि वो कौन कौन से काम के लिए एंटर कर सकती है। अब लाइबिलिटी क्लोज में अलग अलग है, अपन ने देखा था जैसे कि लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उनके क्लोजेस रहेंगे, नॉर्मल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैपिटल क्लोज के अंदर आपको क्या लिखना है कि जो आपके सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है ना, उनको बताना पड़ेगा कि भैया हमने कंपनी जो हुई है, एसोसिएट क्लोज और कैपिटल क्लोज को मर्ज कर दीजिए आप, कि जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है या जो सब्सक्राइबर्स है उन्होंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो, और जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम यानी जो प्रोमोटर्स है, जो डायरेक्टर्स है, जिन्होंने मिलकर ये कंपनी बनाई है, उनके नाम के आगे उन्होंने कितने शेयर्स लिए हैं वो मेंशन करना जरूरी होता है, बस दैट्स इट। ये क्लोज यही बताता है। अगर आप मान लो 1% कंपनी है तो उसके अंदर एक नॉमिनी क्लोज भी ऐड हो जाएगा, वहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपकी मतलब 1% कंपनी जो सोल मेंबर है उसकी डेथ और इनकेपेसिटी में कौन सा आदमी बनेगा, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ता है, मैंने पहले भी बताया था आपको ये। अब हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या होता है? अल्ट्रा वायर्स का मतलब है बियॉन्ड दी पावर्स ऑफ योर्स, मतलब जो कोई इंसान कोई काम कर रहा है तो उसकी पावर्स के बियॉन्ड अगर वो जाता है तो उसे अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं, कि आप दायरे के बाहर चले गए हैं, आपने अपनी लिमिट या लाइन क्रॉस कर दी है। तो वैसे ही कंपनी की लाइन या लिमिट कौन डिसाइड करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लोज, उसके अंदर लिखा हुआ है कि भैया ये आपका ऑब्जेक्ट क्लोज है, आप ये काम के लिए बने हैं और ये काम आपको करना है, ये बिजनेसेस के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं, ये इंगेज हो सकते हैं। अगर उसके अंदर लिखा है और वो एक लिमिट हो गई, एक लाइन हो गई, उसके बाहर जाओगे तो अल्ट्रा वायर्स है, क्योंकि अब कंपनी के द्वारा ऐसा कोई ट्रांजेक्शन एंटर किया गया जो कि अल्ट्रा वायर्स है यानी बियॉन्ड दी पावर्स है, तो वो नल एंड वॉइड रहेगा, स्टार्ट से ही वॉइड अब इनिशियो मान लेंगे उसे, कि उसमें क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माना ही नहीं जाएगा, वो वहीं पर खत्म है। अब इसके चलते होगा क्या कि कंपनी पे कोई दूसरा इंसान सू नहीं कर सकता, मतलब वो ना कंपनी दूसरे पे केस कर सकती है, ना कंपनी पे कोई दूसरा केस कर सकता है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, जो कि कंपनी के पावर्स के बियॉन्ड था। अब भैया ये आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी की पावर्स और ये लाइन और लिमिट कितनी है? तो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसे पढ़ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी लाइन है, तो आप उसके बियॉन्ड आप कॉन्ट्रैक्ट से एंटर मत करिए, वरना आप उस पर केस नहीं कर पाएंगे, मतलब कंपनी को डिफॉल्ट में माना ही नहीं जाएगा। इसमें कंपनी को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहने के लिए, अगर वो अल्ट्रा वायर से जो कि उसके लोगों ने किया है, क्योंकि लोग कौन है? डायरेक्टर्स हैं जो कि कंपनी के एजेंट बन के काम करते हैं। अब कंपनी खुद तो एक्ट कर नहीं सकती, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसे कुछ लोग तो लगेंगे ना जो एक्ट करे भी उनके बिहाफ पे। तो डायरेक्टर्स अगर ऐसा कुछ काम करते हैं जो कि अल्ट्रा वायर्स जा रहा है कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज से, तो वो रेटिफाई नहीं हो सकता है, फिर वो तो गया। एक बार जो अल्ट्रा वायर्स हो गया वो तो अल्ट्रा वायर्स हो गया। उसके बाद अगर आपने चेंज भी कर दिया, मान लो देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आजकल चेंज होना आसान है, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज कर सकते हैं। किसका? प्राइवेट कंपनीज का। और पब्लिक कंपनी में तो आपको फिर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पब्लिक कंपनी के अंदर सॉरी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, और प्राइवेट कंपनी के अंदर तो सारे ही मेंबर्स का एक साथ एक ही मत होना चाहिए कि हाँ भैया हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट्स बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इससे क्या होगा? मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर किया जो कि अल्ट्रा वायर्स था, इसके बाद में आपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड टर्म्स जोड़ दी ताकि आपका ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाए। लेकिन एक बार जो अल्ट्रा वायर हो चुका था ना, वो अल्ट्रा वायर ही रहेगा, क्योंकि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अमेंडमेंट होता है ऑब्जेक्ट क्लोज का, वो कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, मतलब पहले की चीजों को अंदर नहीं ले लेगा, आगे से होगा कि अब आगे से आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। अभी तक करा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, अभी तक जो किया वो तो अल्ट्रा वायर्स रहेगा, गलत यानी गलत। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट है इसलिए आपको खुद को पढ़ना चाहिए। ऐसा ही माना जाता है कि भैया जो भी कंपनी से डील करने आ रहा है ना, उसे पूरा नॉलेज है कि कंपनी कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। ही इज ड्रीम टू बी हैव नॉलेज अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, और बाकी भी जो इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है उसके कॉन्ट्रैक्ट के एंटर करने के लिए वो उसको पता है, ऐसा मान सकते हैं हम, पहले से ही प्रिज्यूम किया जाता है। अब इन अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट के नेवर भी बाइंडिंग ऑन दी कंपनी, कंपनी को कभी बाइंड नहीं करेगा। अब वो इंटर वायर्स नहीं बन सकता है, बाई स्टॉपल के कारण भी नहीं बन सकता, एक्विशंस के कारण भी, समय खत्म होने के यानी लेप्स ऑफ टाइम के कारण, डिले के कारण, रेटिफिकेशन, कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार अल्ट्रा वायर्स हुआ हो गया। लेकिन क्या होता है कि
जो आपके डायरेक्टर्स की अथॉरिटी से, मतलब डायरेक्टर के पास जो पावर रहती है ना, उसे आप रेटिफाई कर सकते हैं कि डायरेक्टर्स ने मान लो 10,000 का चेक इशू करना था, उसकी जगह 12,000 का कर दिया। एमओए में लिखा था कि 10,000 का कर सकते हो, लेकिन 12,000 का कर दिया। तो ये तो आप हल्का फुल्का रेटिफिकेशन करके, मतलब शेयर होल्डर्स रेटिफिकेशन कर सकते हैं इसका और चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रेटिफिकेशन अगर अल्ट्रा वायर्स कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो सारी कंपनी के शेयर होल्डर्स अगर एक साथ बैठ जाएं और एक ही तरफ वोट करें कि हम चाहते हैं कि ये क्लोज रहे क्योंकि ये कंपनी के फायदे के लिए है, तो भी वो चेंज नहीं होगा। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, क्योंकि इसमें फंस कौन गए? शेयर होल्डर्स फंस गए और क्रेडिटर्स फंस गए, क्योंकि उन्हें सब कुछ अंदर का पता नहीं होगा ना भैया, कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, ये हम कैसे पता कर ले। तो इसी के चलते फिर आपको एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो कि हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि वो उससे रिलेटेड है थोड़ा सा। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बता रहा था आपको कि फंडामेंटल्स क्या है कंपनी के, नाम हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया, ऑब्जेक्ट किस कारण से बनी है कंपनी, एसोसिएशन, कंपनी की लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, नॉमिनी कौन है अगर 1% कंपनी है, तो बेसिक चीजों के बारे में बात करता था, फंडामेंटल्स के बारे में। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बात करता है कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाहर वालों से कैसे डील करना है उस पर बात कर रहा है, कि वो एक लिमिट बना रहा था ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर। लेकिन जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर बाइलॉज लिखे होते हैं, इनको बाइलॉज बोलते हैं हम, कि कंपनी का अंदर का काम कैसे चलेगा, क्या रेगुलेशंस है, क्या रूल्स है जो मैनेजमेंट को फॉलो करने हैं, किस तरह की प्रोसीजर्स है, जो मेंबर्स हैं जो मैनेजमेंट के अंदर हैं वो किस तरह काम करेंगे, या कंपनी के अंदर कोई भी काम किस तरह से होगा, यानी प्रोसीजर्स की बात आ गई। सो द आर्टिकल्स आर इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, जो कि आपको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ये वाला डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना ही होता है, बाइलॉज आपको बताने होते हैं, मेंशन करके आरओसी को देने पड़ते हैं। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस आर इन फैक्ट द बाइलॉज ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू विच डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शन एज रिगार्ड द मैनेजमेंट, इट्स अकाउंट्स एंड ऑडिट। आप बनेंगे ऑडिटर, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भैया जो कंपनी के बाइलॉज पढ़ने जरूरी होते हैं, ताकि आपको ये भी पता चल सके एज एन ऑडिटर कि जो काम जैसे होना था क्या वैसे ही हुआ है। तो ये पता करने के लिए आपको बाइलॉज पता होने चाहिए। अब सीक्स टू प्रोवाइड द कंटेंट्स एंड मॉडल्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला कंटेंट्स रेगुलेशंस, कि क्या रेगुलेशंस रहेंगे मैनेजमेंट के लिए। इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, अगर आपके पास कुछ लिखे हुए वो तो ठीक है, कंपनीज एक्ट ने कुछ बता के रखी कि ऐसे बाइलॉज तो होने ही चाहिए पर्टिकुलर कंपनीज के लिए, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें कंपनी को और बेटर मैनेजमेंट प्रोवाइड करने के लिए, मैनेजमेंट के बेटर फैसिलिटेशन के लिए, तो आप एडिशनल मैटर्स भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट रहेगा कंटेन्स प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट। इंट्रेंचमेंट का मतलब है कोई चीज को और ज्यादा डिफिकल्ट बना देना, और ज्यादा कठोर बनाना। मतलब मान लीजिए कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्हें बोला गया है कि भैया आपका जो भी रिपोर्ट रहती है, चलो छोड़िए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग है, ऐसा पहले लिखा हुआ था कि भैया 70% जिधर वोट करेंगे उस तरह 50% से ज्यादा जिधर वोट रहेगा वो वाला डिसीजन मान्य रहेगा, फेवर और अगेंस्ट में। लेकिन इंट्रेंचमेंट क्या होगा कि आपने बोला नहीं 50% नहीं, 75% वोटिंग, अगर जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 75 लोग, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 100 लोग, इतने होते नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि अगर 100 लोग हैं तो 75 लोग अगर बोले कि भैया हम एग्री करते हैं, तो ही आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। इंट्रेंचमेंट हुआ ये। इंट्रेंचमेंट मतलब कि उस जो एक प्रोसीजर थी उसको और मुश्किल कर दिया ताकि उसके अंदर गलतियां ना हो सके और वो काम और अच्छे से हो सके, उसे इंट्रेंचमेंट बोलते हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर इंट्रेंचमेंट भी लिखे हुए होते हैं, जो कि आप स्पेशल रेजोल्यूशंस के साथ कर सकते हैं। इंट्रेंचमेंट देखिए, सबसे पहले तो आप फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के टाइम पे डाल सकते हैं, उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, और दूसरा आप अमेंडमेंट करके कर सकते हैं। अगर आपने अमेंडमेंट करके इंट्रेंचमेंट डाला है तो ये आपको बताना पड़ेगा आरओसी को, सेम चीज इंटीमेट करनी पड़ेगी कि हमने ये इंट्रेंचमेंट कर दिया है हमारी कंपनी में अंदर और ये लागू हो चुका है। नोटिस टू द रजिस्ट्रार फॉर द इंट्रेंचमेंट प्रोविजन, वो आपको बताना पड़ेगा। फिर मॉडल्स ऑफ आर्टिकल्स है, ये सारी सेम चीजें हैं जैसी एमओए में थी। कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अब मान लीजिए कोई कंपनी इसके एक्ट के बाद में रजिस्टर हुई है, तो उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो चीजें जैसी लिखी हुई थी और उस टाइम के हिसाब से लीगल थी, यानी 1956 में हुई हो या इस रेगुलेशंस के आने के पहले हुई हो, तो अगर उसके हिसाब से कंपनी ठीक है
और लीगल बनी हुई है तो वो तब तक वही फॉलो करेगी जब तक वो उसे एक बार चेंज नहीं कर देती। जिस दिन चेंज किया उस दिन फिर इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस भी उसी तरीके से फॉलो अप होंगे और जो बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी ऐसे ही फॉलो अप होंगे। डिफरेंस बिटवीन आप खुद देख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स की बात अगर करें तो ऑब्जेक्टिव्स में फर्क है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाहर वालों से डील कैसे करना है और कंपनी क्या काम करेगी उसके बारे में है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में है कि इंटरनल में थोड़ा रूटीन होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए जिससे काम अच्छे से हो। रिलेशनशिप की बात करें वो आउटसाइडर्स के साथ थी और ये इंटरनल मैनेजमेंट के साथ में है। अल्ट्रेशन की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को आप बस एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चेंज कर सकते हैं सिंपली। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारे केसेस में तो आपको अप्रूवल लेने पड़ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ता है अगर आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अल्ट्रा वायर्स, उधर अल्ट्रा वायर्स हो रहा था, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तोड़ा तो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाता था। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या है कि रेटिफिकेशन पॉसिबल है कि आप एओए कभी भी चेंज करके वो रेटिफिकेशन रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है यहाँ पर कि आपने जो किया था उसको सही साबित करने के लिए आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ही अमेंड कर दो, जो कि स्पेशल रेजोल्यूशन से हो जाता है। तो अल्ट्रेशन यहाँ पे पॉसिबल है अल्ट्रा वायर्स के केस में। अब हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि सेक्शन 399 के हिसाब से एमओए और एओए दोनों ही पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे कोई भी इंसान जो भी कंपनी से डील कर रहा है वो आराम से प्रिस्क्राइब्ड फीस देकर सारे ही डॉक्यूमेंट्स इन दोनों को मिलाकर अगर देखें तो स्पेशल रेजोल्यूशंस भी हो सकते हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं कंपनी ने जितने भी किए हैं वो सारे ही डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सारे ही अवेलेबल होते हैं रजिस्ट्रार के पास में। तो आप एक प्रिस्क्राइब्ड फीस देकर जो कि कंपनी रूल्स के अंदर लिखी हुई है आप वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। तो कंपनी ऐसा अज्यूम करेगी कि जो भी पर्सन उनसे डील कर रहा है उन्हें पूरा नॉलेज है, उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं ट्रू सेंस में, और उन्हें जो कॉन्टेक्ट करना है उसके लिए कंपनी बाइंडिंग है, मतलब कंपनी वो काम कर सकती है, उनको अथोराइज्ड करके रखा है एमओए ने, वो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स सिर्फ एमओए और एओ के अलावा दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे वो भी जानने, मतलब उनको पता होगा और उन्होंने समझे ट्रू पर्सपेक्टिव में। तो इस केस में क्या होता है कि अगर इंसान को पहले से ही ये सब कुछ पता है, कंपनी ऐसा प्रीज्यूम करके चलेगी, तो अगर पहले ही पता है कि आप किन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकती है कंपनी और कौन से में नहीं कर सकती है, फिर भी आपने गलत कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो उसके लिए कंपनी बाइंडिंग नहीं रहेगी और कंपनी को छूट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सकती है। जो भी मेंबर्स इसके अंदर डायरेक्टर्स वगैरह, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टर्स को सजा नहीं मिलेगी, उसके लिए अलग प्रोविजन है, फिर वो फ्रॉड के अंदर आएंगे और उन्हें अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा उनका। लेकिन कंपनी एक्ट के अंदर उससे रिलेटेड यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। कंपनी एक्ट में सिर्फ इतना है कि अगर ऐसा प्रिज्यूम करके ही काम करना है कि आपको सब पता है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। अगर कर दिया तो फिर वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा और वो वॉइड हो जाएगा फिर वो। लेकिन अब इसका एक एक्सेप्शन निकल के आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की, माना कि जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस इंसान को उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इंटरनल अफेयर्स के बारे में तो नॉलेज नहीं हो सकता है कि आपकी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हुई या नहीं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ के मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे ऐसे होना चाहिए काम, एमओए पढ़ के ये समझ में आ जाएगा कि ये काम कर सकते हैं। अब मेरा कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को एंटर करना है, तो मेरे को ये पता है कि अच्छा ये काम ये कर सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मैंने प्रोसीजर भी पढ़ लिया। अब मैंने कंपनी से डील करा, अब सामने वाला जो उनका डायरेक्टर था उसे एक मीटिंग हेल्ड करनी थी। वो अगर फाइनेंस लेना चाहता, मतलब 2000 बॉन्ड्स, अगर $2000 की बॉन्ड्स उसको फाइनेंस करवानी, मतलब वो देना चाहता है, पैसे लेकर बॉन्ड्स देना चाहता है कंपनी की, तो उसे एक बोर्ड मीटिंग बुलानी जरूरी होती है। अब उसने नहीं बुलाई और उसके बाद मैंने उसे पैसे दे दिए, मेरे हिसाब से वो लीगल काम था, एमओए में लिखा हुआ था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोसीजर भी पड़ी थी। मैंने उसे पूछा भी कि आपने मीटिंग बुलाई थी, उसने हाँ बोल दिया। अब इस केस में कंपनी लायबल होगी या नहीं होगी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि इस केस में कंपनी लायबल होगी, क्योंकि आपको नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, मतलब जो भी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स है वो आपको नहीं पता हो सकते थे। यहाँ पे प्री सपोज ये किया जा रहा है कि आपको इंटरनल अफेयर्स की जानकारी नहीं होती है एज एन आउटसाइडर, इसलिए इस केस में कंपनी को आप बाइंडिंग बना सकते हैं, यानी इस केस में वो लायबल रहेगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन पैसों के लिए कंपनी लायबल रहेगी। लेकिन अब डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का अगर एक्सेप्शन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है तो इसके भी कुछ लिमिटेशंस है कि आप ऐसा फायदा नहीं उठा सकते ना
कि क्योंकि इसमें मिली भगत हो सकती है। मान लीजिए मैं और वो कंपनी का डायरेक्टर मिले हुए होते हैं और जानबूझ के हमेशा कर रहे हैं, और मैं आखिरी में पैसे तो मैं कंपनी से वसूल करूंगा, तो इस केस में प्रॉब्लम कंपनी को हो सकती है। तो कंपनी को फिर से बचाने के लिए एक बार वापस इसका भी एक्सेप्शन निकाल के लाए हैं, यानी कुछ लिमिटेशंस। पर्टिकुलर 3 केस है। सबसे पहला कि आपको एक्चुअल इरेगुलरिटी का नॉलेज था, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव, मतलब आप या तो पता कर सकते थे या तो आपको पता ही था। मतलब वो जो डायरेक्टर था ना और हम दोनों दोस्त हैं, मेरे को पता है कि उसने बोर्ड मीटिंग नहीं मंगाई, उसके बाद भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। अब जब मेरे को पता है कि इंटरनल अफेयर्स ढंग से हो ही नहीं है, उसके बाद भी मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ, इसका मतलब कि यहाँ पे कंपनी बाइंडिंग नहीं रहेगी। दूसरा है सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। आप अगर आसानी से पता कर सकते थे, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी निकाल सकते थे कि जो भी इरेगुलरिटी हो रही है, आप थोड़ा सा अगर ध्यान देते और आप पता कर सकते थे और आपने पता नहीं किया, आपके नेग्लिजेंस के कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर इस केस में कंपनी लायबल नहीं होगी। तीसरा केस है फोर्जरी। अब फोर्जरी का क्या होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है, इसकी आड़ में अगर डायरेक्टर, क्योंकि ये लॉ बनाया गया है बाहर वालों को बचाने के लिए, लेकिन इसकी आड़ में अगर जो अंदर के लोग हैं वो फोर्जरी यानी नकली सिग्नेचर्स करें तो कंपनी का ही नुकसान होगा। नकली सिग्नेचर को किसी भी हालत में वैलिडेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सारे एक्ट के अंदर इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट कानून है कि आप फोर्जरी यानी नकली साइन करके कोई भी काम नहीं कर सकते हो। तो अगर फोर्जरी के कारण आपके साथ गड़बड़ हुई है तो इस केस में कंपनी को आप लाइबल क्रिएट नहीं कर सकते। यानी डायरेक्टर को कोई सिग्नेचर करने थे, उसने नकली सिग्नेचर कर दिए और आपको दे दिया कि हाँ भैया जो हमारे इंटरनल अफेयर्स था, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो हमने फुलफिल कर दिए हैं और ये लीजिए आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो इस केस में कंपनी लायबल नहीं रहेगी। तो ये 3 केस थे। सबसे पहले आपको नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी था, चाहे एक्चुअल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो। दूसरा आपको सस्पिशन, मतलब कि आपने नेग्लिजेंस, आपने ध्यान नहीं दिया उस इरेगुलरिटी पे, इस कारण से आपको प्रॉब्लम हुई, तो आप जिम्मेदार हैं, कौन कंपनी लायबल नहीं रहेगी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तीसरा फोर्जरी को किसी भी कंडीशन में वैलिडेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसके लिए कंपनी को लायबल क्रिएट नहीं किया जा सकता है कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कि अल्ट्रा वायर्स दी कंपनी है। अल्ट्रा वायर्स दी कंपनी ऐसे नहीं कि उसके ऑब्जेक्ट में ना हो, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने किया ही नहीं है, ऐसे डायरेक्टर ने किया है जो नकली सिग्नेचर कर रहा है। हाँ, इसके लिए डायरेक्टर को सजा मिलेगी, उसके लिए अलग प्रोविजंस लगेंगे उसके ऊपर, लेकिन इस केस में कंपनी पे लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दे। अब हम देखेंगे कॉर्पोरेट विल। अब हम देखेंगे इस कंपनी एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अंडरस्टैंडिंग से भी। इसमें क्या होता है कॉर्पोरेट विल का मतलब ऐसा है कि एक बारीक सी शेल है जिसके कारण लोग बचे हुए रहते हैं। मतलब वेल, जैसे कि मैं बोलूँ आपको, जैसे मुस्लिम लेडीज जो बुरखा पहनती है ना, उसे वो विल जो है जिससे वो फेस ढकती है उसे विल बोलते हैं वैसे तो लेमन लैंग्वेज में। यहाँ पे कॉर्पोरेट विल का मतलब है कि ऐसी शील्ड जो आपको बताती है कि कंपनी खुद एक लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी और उसके मेंबर्स जिन्होंने उसे बनाया वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये तो अपन ने पहले समझा था सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो इनका कहना पड़ता है कि कॉर्पोरेट विल यानी वो एक ऐसी दीवार है जो कंपनी को और उसके मेंबर्स को अलग अलग रखती है, जिसके कारण होगा क्या कि कंपनी के एक्शंस के कारण मेंबर्स को आप लायबल हेल्ड नहीं कर सकते, मतलब उनको लायबल क्रिएट नहीं कर सकते कंपनी के एक्शंस के कारण। जैसे कि इसे बस ऐसा मान लीजिए, दे इंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन, मतलब वो बच रहे हैं उन एक्शन से जो कि कंपनी ने किए हैं। देखिए, कंपनी का काम करते तो मेंबर्स ही हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो किया उन्होंने ही है, लेकिन फिर भी उसके लिए लायबल नहीं होते। इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट विल, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ऐसा हमने डिस्कस करके रखा है कि वो अलग है उसके मेंबर्स से। अब इसी लीगल स्टेटस के कारण कंपनी को प्रॉब्लम होने लगती है जब जो लोग हैं वो मैनिपुलेट करना चाहते हैं कंपनी को और अपने एक्शंस कंपनी के थ्रू करते हैं। तो कौन से सिचुएशंस में आप ये जो कॉर्पोरेट विल है इसे हटा देंगे? पहले तो ये कॉर्पोरेट विल को क्यों कंसिडर किया गया था, एक केस है सेलेमन वर्सेस सेलेमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो उनके आपस के केस के चलते हैं कि मान लीजिए कि आपकी जो कंपनी है और ये मेंबर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ कंपनी की गलती थी, मेंबर्स की नहीं थी, तो कंपनी को ही लायबल ठहराया, मेंबर्स को नहीं, ऐसा बता के, इसलिए कॉर्पोरेट विल आया टॉपिक में। अब कॉर्पोरेट विल के बाद भी दिक्कत क्या होने लगी कि जो मेंबर्स है ना, वो जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट के अंदर है, वो कंपनी का मिसयूज कर सकते हैं। इसलिए कुछ 5 सर्कमस्टेंसेस दिए जहां पर हम कंपनी और मेंबर्स को एक साथ ही मानेंगे।
यानी इनको सोल प्रोप्राइटर की तरह ट्रीट करेंगे, भैया ये कंपनी भी आपकी और आप ही चला रहे हैं तो आप ही लायबल होंगे। भले ही आप, क्योंकि कॉर्पोरेट विल क्या बोलता है कि भले आपने पूरे शेयर्स भी होल्ड करके रखे कंपनी के, उसके बाद भी आप लायबल नहीं रहेंगे। लेकिन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल यानी कि बियॉन्ड दी, मतलब देखिए इस शील्ड के बियॉन्ड देखना कि इन दोनों को, कंपनी को एक लीगल पर्सन के अलावा देखना कि लीगल पर्सन ये खुद कंपनी नहीं है, इसको चलाने वाले लोग भी है, तो दोनों को साथ में जोड़ना, उस पर्दे को हटाना और दोनों को मिला के देखना। जब कोर्ट ये काम करता है ना, उसे बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अब ये कौन सी 5 कंडीशंस में हो सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। कैरेक्टर ऑफ द कंपनी मतलब कि वो को एनिमी है क्या कंपनी, ये जानने के लिए। ये कोर्ट कब करेगा, फिर देखिए कंपनी एक लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। अब ना तो वो गलत हो सकता है ना सही हो सकता है, और वो एनिमी और दोस्त तो हो ही नहीं सकता है, फिर तो वो गलत काम खुद से तो करेगा नहीं, उसके मैनेजमेंट के जो लोग हैं वही कर सकते हैं। तो कंपनी क्या करता है कि कंपनी को जब भी डाउट होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये ज़रूरी है कि कंपनी और उसके मेंबर्स को दोनों को चेक किया जाए साथ में रख के, तो हम कंपनी का कैरेक्टर डिसाइड करते हैं उसके द्वारा, मतलब उस मैनेजमेंट के द्वारा जिसके द्वारा वो कंपनी कंट्रोल करी जा रही है, उस मैनेजमेंट का कैरेक्टर देखते हैं कि किस तरह के लोग इसको चला रहे हैं। अगर वो फ्रॉड कंट्री, मतलब फ्रॉड है, या तो उनकी जो कंट्री है, जो लोग ये चला रहे हैं वो अपनी एनिमी कंट्री से हैं, मतलब इंडिया की कोई एनिमी कंट्री मान लीजिए पाकिस्तान, पाकिस्तान के कुछ लोगों ने एक कंपनी बनाई है और वो चला रहे हैं इसे, तो वो आपकी कंपनी तो एनिमी नहीं है लेकिन उसको चलाने वाले एनिमी है। इस केस में आप उन दोनों को मिला के देखते हैं ताकि आपको पता लग सके कि इनके साथ आप कॉन्टेक्ट करेंगे या नहीं। इसलिए कोर्ट का एक काम तो ये रहता है कि टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। दूसरा रहता है टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स। इस केस में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट रहता है ना, काफ़ी सारे अपने खर्चे शायद वो कंपनी के थ्रू करता है, खर्चे भी करता है। अब इसी तरीके से लोन देना, पैसा घुमा देना ताकि रेवेन्यू टैक्स बच सके, स्टैम्प ड्यूटी बच सके, इस तरह के काम के लिए भी आप इन दोनों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि किसने किया। कंपनी, आप कंपनी को लायबल करते हैं, मेंबर्स को नहीं, लेकिन कंपनी के द्वारा ये काम करवाया किसने, मेंबर्स ने, इसलिए दोनों को मिलाकर देखा जाता है। यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाता है। तीसरा, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। देखिए ऐसा होता है कि कंपनी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस रहते हैं, मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन उनको देना पड़ता है, बोनस देना पड़ता है, उन्होंने अपना एक बना के रखा था। अब उन्होंने क्या बोला कि अपने पास इतने फंड्स रहते हैं ना, उसमें से देना पड़ता है, तो उन्होंने जानबूझकर कुछ पैसा बाहर घुमा दिया, सब्सिडियरीज में घुमा दिया या लोन की तरह बाहर दे दिया, ताकि वो जो लाइबिलिटी है उनको बोनस देने की वो कम हो जाए, टू रिड्यूस इट्स लाइबिलिटी। तो अपने लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए अगर आपने कंपनी का इस्तेमाल किया तो वो कॉर्पोरेट विल ऊपर जाएगा, आप दोनों को एक ट्रीट किया जाएगा और कंपनी के बजाय आपको लायबल क्रिएट किया जाएगा कि आप ही तो हैं जिन्होंने ये किया है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरीज टू एक्ट एज एजेंट्स, मतलब आपने जानबूझ के, देखिए ऐसा है कि कंपनी भी गलत हो सकती है, अगर वो कंपनी को चलाने वाले गलत है ये तो समझ में आ गया, लेकिन यही कंपनी वाले एक और कंपनी इसकी सब्सिडियरी बनाते हैं और अपने एजेंट की तरह उससे काम करवाते हैं। कि मतलब मान लीजिए कोई तरीके का एक लाइसेंस था जो कि आपकी कंपनी को नहीं मिल सकता क्योंकि आपकी कंपनी अलग तरीके की कंपनी है, मान लीजिए वो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह करती है और आपको लाइसेंस किसका चाहिए, लीकर लाइसेंस चाहिए आपकी कंपनी को, तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा। मैन्युफैक्चर करना है लीकर या कुछ भी, उसका लाइसेंस आपकी कंपनी को मिल नहीं सकता है क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट के खिलाफ है वो। तो आपने एक सब्सिडियरी जानबूझ के बस इस लाइसेंस को पाने के लिए बनाई, तो आपने अपनी एक सब्सिडियरी को एजेंट की तरह काम करवाया, तो अब वो सब्सिडियरी कंपनी के कारण होल्डिंग कंपनी को दोष आएगा, लेकिन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा उस मैनेजमेंट को दोषी माना जाएगा जिन्होंने ये काम करा है, जिन्होंने ये सब्सिडियरी एक एजेंट के तौर पर बनाई और उससे पैसे का लेन देन किया, या उन्होंने लाइसेंसिंग या ऑब्लिगेशंस फुलफिल किए अपने। कंपनी फॉर्म्ड, मतलब देखिए अब या तो आपने कंपनी बनाई ही यहाँ पे फ्रॉड के लिए ही है या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए बनाई है, ऐसे कुछ काम करना जो कि क्रेडिटर्स को ठगने के लिए बनाई है, पैसा उठा के भागने के लिए बनाई है, तो ये तो ऑलमोस्ट आपकी ही बात है, इसमें कंपनी को पेनलाइज किया नहीं जा सकता क्योंकि ये आपने ही किया है, इसलिए आप कॉर्पोरेट विल जाएगा और मैनेजमेंट फिर से दोषी हो जाएगा। तो कॉर्पोरेट विल क्या था कि कंपनी और मैनेजमेंट अलग अलग हैं, इसके एक्शंस के लिए इसे लायबल नहीं मानेंगे, इसके एक्शंस के लिए इसे लायबल नहीं मानेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट विल कहता है कि हम इन दोनों को उठाएंगे, मतलब ये कॉर्पोरेट विल जो इनके बीच में था जो इनको अलग करा था उसे उठाकर देखना पड़ सकता है कुछ सर्कमस्टेंसेस में। पहला था कि हम कैरेक्टर पहचान सके उस कंपनी का क्या है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि अगर एनिमी कंट्री के उसके मेंबर्स चला रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है। लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए अगर आप कर रहे हो तो कॉर्पोरेट बिल ऊपर जाएगा, अगर आपने रिवेन्यू या टैक्स बचाने के लिए किया है तो भी होगा।
फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरीज टू एक्ट एज एन एजेंट्स, गलत काम करवाने के लिए लाइसेंस लेने का एग्जांपल लिया था अपन ने, उसके लिए है तो भी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होगा। और आखिरी में कि अगर आपने इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए या फ्रॉड के लिए बनाया है तो